अध्याय 11 शुद्ध स्कूल फूल का प्रमाण। लगातार $8। सोनम बाजवा की आवाज़ ने उसकी रूममेट पूनम कपूर का बहुत ध्यान आकर्षित किया। उसने अपना सेल फोन नीचे रखा और सोनम बाजवा के पास दौड़ गई। इस समय सोनम बाजवा अभी भी लाइव प्रसारण कर रही थी। वाह, ये कौन था? इतने सारे पैसे, और तुमने सच में मुझे इतने सारे उपहार दिए? पूनम कपूर ने आश्चर्य से कहा। इससे उसके अन्य रूममेट्स का ध्यान आकर्षित हुआ। आरव शर्मा ने एक नज़र डाली और देखा कि यह वास्तव में वही पूनम कपूर थी जिसका उल्लेख जय ठाकुर ने किया था। वह यहाँ क्यों है? मुझे लगता है कि यह कोई यंग मास्टर आरव नामक व्यक्ति है, उसके रूममेट ने बीच में टोका। तुम्हें किसी ने $8,000 का उपहार दिया है। सोनम बाजवा, तुम काफ़ी अच्छी हो, पूनम कपूर ने खट्टे मन से कहा। सोनम बाजवा ने जबरदस्ती मुस्कान दी लेकिन जवाब नहीं दिया। सोनम बाजवा को चुप देखकर पूनम कपूर ऊब गई और लाइव प्रसारण जारी रखने के लिए अपनी सीट पर लौट गई। लाइव प्रसारण में उसने पाया कि उसके ओवरून स्पीडबोट या हवाई जहाज में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था और वह कुछ हद तक अनिच्छुक थी। सोनम बाजवा, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम सिर्फ गाओगी? ये क्यों? पूनम कपूर ने हिचकिचाते हुए कहा। पूनम कपूर की आवाज़ जानबूझकर तेज थी। हर कोई उसे सुन सकता था, चाहे वह उसके रूममेट्स हों या पूनम कपूर का लाइव प्रसारण। क्या? सोनम बाजवा लू, क्या एक शुद्ध स्कूल सौंदर्य पर थोड़ी ओस? सब लोग आओ और शुद्ध स्कूल सुंदरियों का बड़े पैमाने पर ओस बिंदु देखो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अचानक प्रसारण कक्ष और छात्रावास की ओर जाने वाला गलियारा फट पड़ा। सोनम बाजवा ने घबराकर जवाब दिया, मैंने नहीं किया, मैं सच में नहीं करती, मैं सच में सिर्फ गा रही हूँ। सोनम बाजवा, मुझे एक दो। सोनम बाजवा, हम तुम्हें थोड़ा भाव दिखाना चाहते हैं। स्कूल ब्यूटी, हम तुम्हें अपने कपड़े उतारते हुए देखना चाहते हैं। लोगों का एक समूह सोनम बाजवा के लाइव प्रसारण पर आया और ताना मारने लगा, जिससे शुद्ध स्कूल सौंदर्य रोते रोते गुस्से में आ गई। अंत में उन्होंने सोनम बाजवा को लाइव प्रसारण करने के लिए मजबूर कर दिया। इस क्षण आरव शर्मा ने महसूस किया कि पूनम कपूर नामक महिला ने हद पार कर दी थी। नमस्ते यंग मास्टर आरव, मैं पूनम कपूर हूँ, क्या आप उसके लाइव प्रसारण कक्ष से लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं? पूनम कपूर ने नाम याद करने के बाद तुरंत उसे ढूंढ लिया। आरव शर्मा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ गाने सुनना पसंद है। आरव शर्मा ने पूनम कपूर को नज़रअंदाज करने की तैयारी की, लेकिन पूनम कपूर ने उसे फिर से दरवाज़ा दिखाया। उस शुद्ध स्कूल सुंदरी के बारे में सोचते हुए जो इतनी गुस्से में थी कि वह रो रही थी, आरव शर्मा को नहीं पता था कि उसके दिल में थोड़ा दर्द क्यों महसूस हुआ। आरव शर्मा ने चैट लॉग देखा और अपनी आंखें घुमाईं। नहीं, गोंजी गेगे, ये जगह उस गाने से भी ज़्यादा दिलचस्प है। मैं गारंटी देती हूँ कि देखने के बाद तुम इसे देखना चाहोगे। पूनम कपूर ने खुद को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की। ओह, लेकिन मुझे अभी भी गाने सुनना पसंद है। तुम मुझे एक गाना क्यों नहीं गाती? आरव शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। थू, उस कुतिया सोनम बाजवा के गाने में क्या अच्छा है? यह मेरे शरीर जितना अच्छा है। यंग मास्टर आरव, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि सोनम बाजवा लू थोड़ी ज़्यादा मजबूत है? तुम मेरे लिए नहीं गाओगी, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। आरव शर्मा ने भ्रमित होने का नाटक करते हुए पूछा। उफ, मत जाओ, उसने बिल्कुल नहीं दिखाया, मैं सिर्फ बकवास कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिलो। इसके अलावा उसके श्वेत अस्थि आत्मा शरीर के साथ वह इसे क्यों प्रकट करेगी? पूनम कपूर ने डांटा। ओह, तो तुम झूठ बोल रही थी जब तुमने कहा कि सोनम बाजवा लू थोड़ी नकली थी। आरव शर्मा ने स्क्रीन की ओर देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। ये सही है। पूनम कपूर को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह आरव शर्मा से चैट करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। सोनम बाजवा सिर्फ गा रही है। कृपया पूनम कपूर की बकवास मत सुनो, मैं पुष्टि कर सकती हूँ। आरव शर्मा ने सोनम बाजवा के लाइव प्रसारण पर एक संदेश छोड़ा। उसने सुपर गोल्ड वीआईपी संदेश भी खोला। किसी को यह स्वीकार नहीं था, तुम कौन हो? हमें तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करना चाहिए? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम पूनम कपूर से पूछ सकते हो। आरव शर्मा ने तेजी से टाइप किया। छी, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर तुम हमें जाने के लिए कहोगे तो हम चले जाएंगे, क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? एक घुसपैठिए ने कहा। पूनम कपूर के लाइव प्रसारण कक्ष के लिए ₹500 प्रत्येक। आरव शर्मा ने नाक सिकुड़ी। तुम चेहरा चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम चेहरा या पैसा चाहते हो। यह क्या बकवास है? टाइकून, पूनम कपूर के लाइव प्रसारण के लिए ₹500 का भुगतान करो। यह क्या बकवास है? सीधे पूनम कपूर के लाइव प्रसारण कक्ष में जाओ। टाइकून ₹500 दे रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यह क्या बकवास है? टाइकून पैसे फेंकना चाहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अचानक पुरुषों का कमरा फट पड़ा और गलियारे में हंगामा मच गया। यह क्या बकवास है? किसी ने पूनम कपूर के लाइव प्रसारण के लिए भुगतान किया, एक व्यक्ति के लिए ₹500।
ये कौन था? बहुत बढ़िया। आरव शर्मा के रूम में जय ठाकुर ने ताली बजाई और चिल्लाया। थोड़ी देर में पूनम कपूर का लाइव प्रसारण लोगों से भर गया। पूनम कपूर ने सोचा कि उसकी किस्मत खुलने वाली है, इसलिए उसने खुशी से पुकारा, पूनम कपूर के लाइव प्रसारण में भाइयों का स्वागत है। जो लोग पूनम कपूर को पसंद करते हैं कृपया उन्हें कुछ टिप्स दें। वाह, बड़े भाई आरव भी यहाँ हैं। क्या आप मेरे लिए उपहार लेने आए हैं? पूनम कपूर को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि यंग मास्टर आरव भी यहाँ थे। अगर वह खुद के लिए कुछ स्पीडबोट और हवाई जहाज प्राप्त कर सकती थी तो क्या उसने आज खूब कमाई नहीं की होती? तुम्हारे लिए ब्रश करना ठीक है, लेकिन तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुमने सोनम बाजवा की बदनामी की और यह साबित करना होगा कि सोनम बाजवा केवल गा रही थी और उसने कुछ भी उजागर नहीं किया। आरव शर्मा ने कहा, अरे क्या हो रहा है? जब सब लोग लाइव प्रसारण कक्ष में आए तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। पूनम कपूर का चेहरा बुरी तरह बदल गया। भाई आरव, तुम क्या कह रहे हो? पूनम कपूर, तुम क्यों नहीं समझती? 10 स्पीडबोट, मैं नहीं कहूंगी। आरव शर्मा ने जारी रखा। बड़े भाई आरव, तुमने पूनम कपूर के साथ ऐसा क्यों किया? मैं बहुत डरी हुई हूँ। पूनम कपूर ने कमजोर और नाजुक होने का नाटक किया, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। सबकी सहानुभूति उमड़ पड़ी और उन्होंने एक के बाद एक टीम से लड़ना शुरू कर दिया। अरे, इसे ज्यादा मत खींचो। क्या ये सिर्फ थोड़े से पैसे की बात नहीं है? महिलाओं को धमकाने का क्या मतलब है? ये सही है, पूनम कपूर सच कह रही है। तुम्हें इस तरह एक लड़की को क्यों मजबूर करना पड़ रहा है? पूनम कपूर, डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। 20 नावें। आरव शर्मा ने कीमत बढ़ाई। वह देखना चाहता था कि यह पूनम कपूर सही है या नहीं। भाई आरव, मैं बात कर रही हूँ। पूनम कपूर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि सब उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन वह यंग मास्टर आरव को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। 50 नावें। आरव शर्मा को विश्वास नहीं हुआ और उसने कीमत बढ़ाना जारी रखा। पूनम कपूर अवाक रह गई। 50 स्पीडबोट, ये कैसी अवधारणा थी? ये 50,000 रुपये थे, आधे साल से भी कम का जीवन यापन का खर्च। तुम इसके बारे में बात नहीं कर रही हो, है ना? अगर तुम नहीं कर रही हो तो मैं जा रही हूँ। पूनम कपूर की दिलचस्पी देखकर आरव शर्मा मुस्कुराया। मत जाओ बड़े भाई आरव, मैंने कहा यह अच्छा नहीं होगा। हालांकि तुम्हें पहले जमा राशि का भुगतान करना चाहिए, पूनम कपूर ने चालाकी से कहा। सर्रा सर्रा सर्रा। 15 स्पीडबोट गुजरी। पूनम कपूर ने उत्साह से चिल्लाया, भाई आरव, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह क्या बकवास है? क्या ये पूनम कपूर एक वेश्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैं उससे डर रहा था, लेकिन अब मैं उससे मरते दम तक प्यार करता हूँ। जय ठाकुर ने डांटा। हे, मैं पूनम कपूर, तुम जैसे रेत के मूर्खों से ज्यादा पैसे से प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें किसी ने बंदूक की तरह इस्तेमाल किया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किसी ने कुछ नोटिस किया और सीधे कहा। पूनम कपूर का चमकता हुआ चेहरा देखकर सभी को अचानक एहसास हुआ। बोलो, किसे परवाह है कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे मरते दम तक प्यार करते हो? मैं तुमसे सोनम बाजवा की बेगुनाही साबित करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा। भाई आरव, चिंता मत करो। वह सभी को अभी शर्मिंदगी महसूस हुई। सोनम बाजवा ने नहीं दिखाया। वह सच में सिर्फ गा रही थी। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। कृपया इसे गंभीरता से न लें। पूनम कपूर ने कहा, तो क्या तुम्हारा यह मजाक थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? कुछ लोगों को पूनम कपूर के शब्दों की सच्चाई पर संदेह होने लगा। वह मजाक नहीं कर रही है, उसने जानबूझकर ऐसा किया। अभी अभी एक टाइकून ने सोनम बाजवा को मार डाला। पूनम कपूर उस व्यक्ति से जल रही थी जिसने सोनम बाजवा की बदनामी की। किसी और ने पूरी सच्चाई बताई। पूनम कपूर का चेहरा हरा पड़ गया। तो ये बात है। ऐसा लगता है कि पूनम कपूर न केवल पैसे के प्रति खुले विचारों वाली है, बल्कि वह महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा दुर्भावनापूर्ण भी है। रिचे, मुझे माफ करना, हमने अभी अभी तुम्हारे बारे में गलत सोचा। रिचे, तुम कौन हो? अपना असली नाम छोड़ जाओ और मुझे तुम्हें अपना बड़ा भाई मानने दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव शर्मा ने देखा कि सोनम बाजवा की बेगुनाही साबित हो गई थी। बिना कुछ कहे उसने लॉग आउट किया, अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सो गया। अध्याय 12, मुसीबत मोल लेना। कबीर खन्ना के समूह ने बिल से बचने और महावीर गार्डन में हंगामा करने के बाद एक प्राचीन फूलदान और किंग राजवंश की एक प्रसिद्ध पेंटिंग तोड़ दी और उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने फैसला किया कि कबीर खन्ना, अर्जुन गुप्ता, राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता सारी जिम्मेदारी लेंगे। भोजन की लागत 1,50,000 रुपये थी, साथ ही प्राचीन फूलदानों और प्रसिद्ध चित्रों से 1.5 मिलियन रुपये, कुल मिलाकर 1,06,50,000 रुपये हुए। साक्षी वर्मा, पूजा गुप्ता, प्रीति ठाकुर और उनके बाकी सहपाठियों के पास कुछ और करने को नहीं था और उन्हें जाने दिया गया। बताओ, क्या मुझे भुगतान करना चाहिए या कुछ समय के लिए जेल जाना चाहिए?
पुलिसकर्मी ने कहा, रुको, मुझे एक कॉल करने दो। कबीर खन्ना ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और एक एक करके कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद कबीर खन्ना केवल कुछ हजार रुपये उधार लेने में कामयाब रहा। जो लोग दैनिक जीवन में अच्छे थे वे या तो गरीबी में रो रहे थे या ऋण के बारे में सुनकर फ़ोन काट दे रहे थे। भाड़ में जाओ। कबीर खन्ना इतना गुस्सा था कि उसने लगभग अपना फ़ोन तोड़ दिया। तुम्हारे पास पैसे हैं? कबीर खन्ना ने लाल आंखों से अर्जुन गुप्ता से पूछा। मिस्टर कबीर, मेरे पास केवल कुछ 100 रुपये हैं। मैंने इस महीने के अपने लगभग सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मेरे पिताजी ने अभी तक मुझे अगले महीने के पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया है। अर्जुन गुप्ता ने अजीब तरह से कहा। राज मल्होत्रा, तुम्हारा क्या? कबीर खन्ना ने पूछा। मिस्टर कबीर, मैं अर्जुन गुप्ता के समान हूँ। मेरे पास केवल कुछ 100 रुपये हैं। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। राज मल्होत्रा ने झूठ बोला। रोहन गुप्ता, तुम्हारा क्या? उनकी तरह नहीं, उनके पास केवल कुछ 100 रुपये हैं। कबीर खन्ना ने पूछा। उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं। रोहन गुप्ता ने कठिनाई से सिर हिलाया। कबीर खन्ना के गुस्से वाले चेहरे को देखकर वह डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। काओ निमाबी, तुम तीनों ने आज रात खूब खाया और खूब पिया। प्राचीन फूलदान और प्रसिद्ध फ्रांसीसी पेंटिंग टूट गई और तुम भी उसमें शामिल थे। कबीर खन्ना ने शाप दिया, बिना पैसे के हर कोई भागने की बात भूल जाए। अगर जेल का खाना खाना है तो सब खाओ। अर्जुन गुप्ता, राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता का दिल बैठ गया। वे थोड़े नाखुश थे। क्या उन्होंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया था कबीर खन्ना? हालात ऐसे हैं कि न केवल तुमने हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं ली बल्कि तुमने हम पर ही पलटवार करने की सोची। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कबीर खन्ना के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की हिम्मत नहीं की। पैसे केवल 56,000 रुपये ही जमा हो पाए थे, जो 1650,000 रुपये से अभी भी बहुत दूर थे। बेबस होकर कबीर खन्ना केवल महावीर गार्डन के प्रबंधक के सामने सिर झुकाकर पूछ सका। प्रबंधक, हम अभी भी छात्र हैं, हम वास्तव में इतने पैसे वहन नहीं कर सकते। चूंकि हम पहली बार अपराधी हैं, क्या आप हमें छूट दे सकते हैं ताकि हम अपने पैसे को आधा कर सकें? हाँ, छात्र बिना भुगतान किए खा सकते हैं। छात्र बिना मुआवजा दिए चीजें तोड़ सकते हैं। किस देश के कानून आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं? प्रबंधक ने उपहास किया। आप इसे कम करना चाहते हैं? आपके पास दरवाजा भी नहीं है। यदि आप गलती करते हैं, भले ही आप इसे एक बार करें, तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। उनकी युवा पीढ़ी के मालिक को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। कबीर खन्ना चिंतित हो गया और घृणित नजरों से प्रबंधक को पीटना चाहा, लेकिन अर्जुन गुप्ता और दूसरों ने उसे समय पर रोक लिया। मिस्टर कबीर, अधिक तर्कसंगत बने। यदि आप किसी को मारना जारी रखते हैं तो ये केवल पैसे खोने का मामला नहीं होगा। अर्जुन गुप्ता ने कहा। मिस्टर कबीर, अगर वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है तो मैं केवल आपके पिताजी से बात कर सकता हूँ। राज मल्होत्रा ने बेबसी से कबीर खन्ना की ओर देखा। कबीर खन्ना ने राज मल्होत्रा को घूरकर कहा, बकवास। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मुझे $1 मिलियन से अधिक का मुआवजा देना होगा तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। भविष्य में मैं अब गाड़ी नहीं चला पाऊंगा और मेरे मासिक भत्ते का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी काट लिया जाएगा। तो हम केवल सूदखोरी का सहारा नहीं ले सकते क्या? राज मल्होत्रा ने आह भरी। यह एक अच्छा विचार है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म देखे जहां ऋण दिए जाते थे। वे जहां ऋण सफलतापूर्वक दिए गए और खाते हस्तांतरित किए गए। ये बहुत जल्दी हो गया। ये कहते हुए रोहन गुप्ता ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन कबीर खन्ना ने उसे लात मारकर गिरा दिया। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन में तुम अभी भी मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? 2 पुलिसकर्मियों ने चिल्लाया। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, हम मजे कर रहे हैं। अर्जुन गुप्ता ने दोषी मन से समझाया। तुम अभी भी खेलने के मूड में हो। जल्दी करो और मुझे मुआवजा देने का कोई तरीका सोचो, नहीं तो तुम्हें रात पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ेगी। पुलिसकर्मी ने उपहास किया। क्या तुम एक मूर्ख हो? हम तुम्हें सूदखोरों से लिए गए ऋण से कैसे चुकाएंगे? ब्याज, अंत में तुम दूसरों द्वारा मरने के लिए मजबूर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। कबीर खन्ना आगे बढ़ा और रोहन गुप्ता का कॉलर पकड़ लिया और उपहास किया। रोहन गुप्ता तुरंत ढह गया। तो हम क्या करें? मैं मरना नहीं चाहता और मैं जेल नहीं जाना चाहता। अगर मैं जेल जाता हूं तो यह मेरे रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। भविष्य में मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा और मुझे काम नहीं मिलेगा। अगर मेरे माता पिता को पता चला तो वे निश्चित रूप से मुझसे बहुत निराश होंगे। मिस्टर कबीर, आप हम सब में सबसे अमीर हैं। क्या आप 1 मिलियन से अधिक वहन नहीं कर सकते? यदि आप वहन नहीं कर सकते तो हम वहन नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता उन चारों में सबसे साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला था। उसके माता पिता उसके लिए काम करते थे और पिछले कुछ वर्षों से उसका जीवन स्तर अच्छा था। रोहन गुप्ता का मासिक जीवन यापन का खर्च वास्तव में केवल 1,000 रुपये से थोड़ा अधिक था।
अर्जुन गुप्ता और राज मल्होत्रा ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। वे सभी रोहन गुप्ता की स्थिति के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया। हालांकि वे रोहन गुप्ता की तरह मरना या जेल का खाना नहीं खाना चाहते थे। मिस्टर कबीर, धन सही है। हम सब में आप सबसे अमीर हैं। मैं निश्चित रूप से 1 मिलियन से अधिक का मुआवजा वहन कर सकता हूं। अर्जुन गुप्ता ने सावधानी से कहा। मिस्टर कबीर, अगर सबसे बुरा हुआ तो मुझे मेरे चाचा द्वारा डांटा जाएगा। एक बार जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। हम शर्मा उपनाम वालों को ढूंढेंगे और बदला लेंगे, राज मल्होत्रा ने उग्रता से कहा। कबीर खन्ना ने अर्जुन गुप्ता और दूसरों को ठंडे दिल से देखा। ये कुत्तों का झुंड था जो उसके पिछवाड़े को साफ करने का इंतजार कर रहा था। मैं अपने पिताजी को आने के लिए कह सकता हूं, लेकिन मामला सुलझने के बाद तुम्हें आरव शर्मा से 2 मिलियन ठगने का कोई तरीका सोचना होगा। कबीर खन्ना ने कहा। क्या ये कैसे संभव है? अर्जुन गुप्ता हैरान था। असंभव तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने हिस्से के पैसे वापस करने का कोई तरीका सोचो, नहीं तो मेरे अभद्र होने का दोष मत देना, कबीर खन्ना ने धमकी दी। अर्जुन गुप्ता और बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा और बेबसी से सहमत हो गए। कबीर खन्ना ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी, मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। क्या तुम नालायक बेटे, तुम फिर से अपने पिता के साथ बकवास कर रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? पिताजी, इस मामले को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वैसे भी जल्दी करो और यहाँ आओ। 1,06,50,000 लाओ। कबीर खन्ना ने आंखें घुमाईं और बेबसी से कहा। क्या 1,650,000? तुम एक उड़ाऊ बेटे हो। अगर तुम खुद मुसीबत मोल लेते हो तो तुम खुद ही इसका ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। वरुण खन्ना ने फ़ोन काट दिया। मिस्टर कबीर, क्या चाचा कबीर आने को तैयार नहीं हैं? रोहन गुप्ता ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, मेरे पिताजी निश्चित रूप से वापस आएंगे, कबीर खन्ना ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। थोड़ी देर बाद एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। जब उसने कबीर खन्ना को एक कुर्सी पर लापरवाही से बैठे देखा तो उसने तुरंत उसे कुछ थप्पड़ मारे। हरामी, तू एक उड़ाऊ बेटा है। अगर मैं सच में तुझे मारना चाहूं तो भी क्या? पिताजी, अब मत मारो, पहले उसे मुआवजा दो। यह महावीर गार्डन का प्रबंधक है, कबीर खन्ना ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा। आगंतुक को देखकर वरुण खन्ना हक्का बक्का रह गया। वह हकलाया, अनिल, मिस्टर अनिल। अनिल मेहता ने ठंडी हंसी हंसी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। ये बदमाश, किसी को भी नाराज करना अच्छा नहीं है। अगर तुमने मिस्टर अनिल को नाराज किया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। वरुण खन्ना ने कबीर खन्ना को फिर से थप्पड़ मारा। मिस्टर अनिल, ये 2 मिलियन रुपए हैं, कृपया गिन लीजिए। वरुण खन्ना ने अपने सहायक को इशारा किया और एक सूटकेस निकाला। अनिल मेहता ने बक्सा खोला और कहा, 1,650,000 सोने के सिक्के। उसने बक्से में से अतिरिक्त पैसे निकाल लिए। आप मिस्टर अनिल के बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे का इतना छोटा होना अभद्र है। देखिए, वरुण खन्ना ने अपने हाथ रगड़े और घबराकर अनिल मेहता की ओर देखा। माफ किया, अनिल मेहता ने ठंडे स्वर में कहा और पैसे लेकर चला गया। वरुण खन्ना ने सम्मानपूर्वक अनिल मेहता को जाते हुए देखा। वह मुड़ा और अर्जुन गुप्ता और दूसरों को गहराई से देखा। अब से तुम्हें उन लोगों के झुंड के साथ खेलने की जरूरत नहीं है जिनकी ज्यादा परवाह नहीं है। अर्जुन गुप्ता और बाकी लोगों की आंखें मंद पड़ गईं क्योंकि वे गुस्सा महसूस कर रहे थे। वरुण खन्ना को कबीर खन्ना की गर्दन कसकर पकड़कर जाते हुए देखकर अर्जुन गुप्ता और बाकी दोनों की एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अध्याय 13, उलझन। धड़ाम, एक तेज आवाज ने आरव शर्मा को उसके सपने से जगा दिया। राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता पुलिस स्टेशन से बुरी हालत में लौटे थे। जब उन्होंने आरव शर्मा को बिस्तर पर आराम से सोते हुए देखा तो वे अपने दिलों में गुस्सा फूटने से खुद को रोक नहीं पाए। रोहन गुप्ता ने मेज और बेंच पर लात मारी। ओए शर्मा उपनाम वाले, क्या तुम्हें अभी भी सोने की शर्म नहीं आती? रोहन गुप्ता ने कहा। आरव शर्मा ने अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठा। मुझे सोने में इतनी शर्म क्यों आनी चाहिए? तुम सड़े हुए कमीने, तुमने हमें इतनी परेशानी में डाला। कबीर खन्ना के पास बिल चुकाने और हंगामा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने हमें पुलिस स्टेशन भेज दिया। वह लगभग जेल से बाहर नहीं निकल सका। रोहन गुप्ता ने नाक सिकुड़ी। ओह, इसका मुझसे क्या लेना देना? आरव शर्मा ने उपहास करते हुए कहा। क्या तुम लोग, मिस्टर कबीर, इसे वहन नहीं कर सकते? क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो? अगर तुम न होते तो क्या हमें इतने पैसे का नुकसान होता? जहां तक हमारी बात है, हम अभी भी रूममेट हैं, इसलिए हम आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। रोहन गुप्ता ने कहा। अमीर, अच्छा, बकवास बंद करो, बैठो और शांत हो जाओ, राज मल्होत्रा ने सलाह दी। हाँ, आरव शर्मा ने उपहास किया। वह उसके साथ अच्छा था, इतना अच्छा कि वह अक्सर उसकी पीठ पीछे उसे नुकसान पहुंचाता था।
ये देखकर कि आरव शर्मा बिल्कुल भी दोषी नहीं था, राज मल्होत्रा ने उसका मजाक उड़ाया। हमने उसे गलत समझा, हमने उसे अपना भाई माना, उसने हमें कुछ भी नहीं समझा। सच में, लोग बदलते हैं। मुझे लगता है कि आरव सही था। उसने सद्भावना से सभी को बाहर खाने पर बुलाया और तुम आरव को मारना चाहते थे। ईशान रॉय खुद को आरव शर्मा के लिए बोलने से रोक नहीं सका। उसने स्थिति के पूरे विकास और राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता द्वारा आरव शर्मा के साथ किए गए व्यवहार को देखा था। भाड़ में जाओ, क्या तुम्हें बोलने का भी अधिकार है, ईशान रॉय? राज मल्होत्रा ने डांटा। ईशान रॉय का चेहरा बिगड़ गया क्योंकि उसने अपने होंठ भींच लिए। वैसे भी ये तुम्हारी गलती है। आरव हमें खाना खिला रहा है, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। ईशान रॉय, तुम मार खाने के लिए उतावले हो रहे हो, रोहन गुप्ता ने गुस्से में कहा और ईशान रॉय को लात मारी। तुम मिस्टर कबीर ने तुम सभी से पैसे मांगे होंगे। आरव शर्मा ने इशारा किया। तुम लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए तुमने मुझ पर निशाना साधा। राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि वे आरव शर्मा को घूर रहे थे, उससे कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। आरव शर्मा ने उपहास किया और व्यंग्य किया, कितना अफसोस की बात है, तुमने गलती की। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, इसलिए इसे बचाते हैं। तुम्हारे पास पैसे होने पर भी मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। क्या तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? रोहन गुप्ता ने घबराकर कहा। ये देखकर कि रोहन गुप्ता अभी भी बोलना चाहता था, राज मल्होत्रा ने जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। चुप रहो, बकवास बंद करो। उस बच्चे ने हमसे झूठ बोला। मूर्ख मत बनो। रोहन गुप्ता ने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया और राज मल्होत्रा की ओर देखा। उन्होंने गणना का एक नया दौर शुरू किया। आरव, हमारी कोई और मंशा नहीं है। राज मल्होत्रा ने आंखें घुमाईं और समझाने ही वाला था कि एक रिंगटोन ने उसे बाधित कर दिया। बीप बीप। इस क्षण आरव शर्मा का फोन बजा। कॉल करने वाली साक्षी वर्मा थी। आरव शर्मा की आंखों में घृणा का भाव आया क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। आरव, हम। राज मल्होत्रा अभी भी समझाना चाहता था, लेकिन उसके फोन की रिंगटोन ने उसे बाधित कर दिया। बीप 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 बीप। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साक्षी वर्मा ने लगातार 6 कॉल किए, जिससे आरव शर्मा के पास फोन उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुम कौन हो? मैं हमेशा फोन पर रहती हूँ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? आरव शर्मा यह नाटक करना चाहता था कि वह उसे नहीं जानता, लेकिन उसने मदद के लिए एक चीख सुनने की उम्मीद नहीं की थी। आरव, मुझे बचाओ, मैं शिवाजी स्कूल के पश्चिमी गेट पर कुछ गुंडों के साथ फंस गई हूँ। साक्षी वर्मा घबरा गई। आरव शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या हुआ? अरे अरे। अपने फोन के कटने की आवाज़ सुनकर आरव शर्मा ने जल्दी से कपड़े पहने और बिस्तर से उतर गया। भले ही उसका साक्षी वर्मा से ब्रेकअप हो गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके बारे में नहीं सोचेगा और उसे छोड़ने के लिए इतना निर्दयी होगा। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है किसी की जान बचाना। उसने, आरव शर्मा ने, पुराने पूर्वज को एक अच्छी चीज की तरह माना। आरव, क्या हुआ? ईशान रॉय ने चिंता से पूछा। साक्षी वर्मा को किसी ने रोक लिया है, मैं अब उसे बचाने जा रहा हूँ, आरव शर्मा ने गहरी आवाज में कहा। ईशान रॉय का चेहरा भी बदल गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आरव, क्या तुम चाहते हो कि हम भी चलें? राज मल्होत्रा ने कहा। रोहन गुप्ता ने जल्दी से राज मल्होत्रा को खींच लिया। तुम पिटने के लिए कहाँ जा रहे हो? आरव शर्मा तुम्हें भाई भी नहीं मानता, तुम उसके साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? धन्यवाद, लेकिन तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं ईशान रॉय के साथ जाऊंगा। आरव शर्मा ने रोहन गुप्ता को ठंडे स्वर में देखा और बड़े कदमों से बाहर निकल गया। क्या तुमने देखा? रूही के परिवार को कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम्हें आंख मूंद कर मजे में शामिल नहीं होना चाहिए। तुम शायद चले गए हो, लेकिन तुम बलि का बकरा बनना चाहते हो, रोहन गुप्ता ने कहा। राज मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा और पीछा न करने का फैसला किया। शिवाजी यूनिवर्सिटी के पश्चिमी गेट पर साक्षी वर्मा ने भारी मेकअप के साथ वी-नेक ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। दरअसल वह आरव शर्मा का इंतजार कर रही थी, जिसे उसकी कॉल से धोखा दिया गया था। दरअसल उसे नहीं पता था कि आरव शर्मा मूर्ख बनेगा और उसे बचाने आएगा या नहीं। साक्षी वर्मा और उसकी रूममेट पुलिस स्टेशन से बाहर आईं। वे स्कूल वापस जाना चाहती थीं, लेकिन पाया कि स्कूल के गेट बंद थे। वे अगले दिन 6 बजे तक नहीं खुले। इसलिए साक्षी वर्मा और उसकी रूममेट्स ने एक कमरा लेने के लिए एक होटल जाने पर चर्चा की। रात के दौरान पूजा गुप्ता और प्रीति ठाकुर ने इस बारे में बात की कि आरव शर्मा कितना हास्यपूर्ण और मजाकिया था और वह कितना उदार था। साक्षी वर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। वास्तव में वह उसी सवाल के बारे में सोच रही थी, और जितना अधिक वह सोचती थी उतना ही अनिच्छुक होती जा रही थी। अगर उसे पता होता कि आरव शर्मा जीतेगा तो वह उससे थोड़ा देर से ब्रेकअप कर लेती।
आरव शर्मा के रवैये के अनुसार उसने अपने पास मौजूद सभी रुपए का 90% खर्च कर दिया होता। भोर होने से पहले साक्षी वर्मा चुपके से होटल से बाहर निकल गई और कैंपस के पश्चिमी गेट से आरव शर्मा को फ़ोन किया। 10 मिनट बीत गए और कोई नहीं आया। साक्षी वर्मा इंतजार करते करते अधीर हो रही थी। आरव शर्मा, वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह मुझसे जल रहा है और मेरी जान या मौत की परवाह नहीं कर रहा है? आरव, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह होगी, है ना? साक्षी वर्मा ने ऊपर देखा और आरव शर्मा की आकृति को दौड़ते हुए देखा और उसने जल्दी से चिल्लाया, साक्षी वर्मा, क्या तुम ठीक हो? गुंडे कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए? ईशान रॉय ने उत्सुकता से पूछा। साक्षी वर्मा का खुशहाल चेहरा जम गया और उसने ईशान रॉय को बुरी तरह घूर कर देखा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो हरामी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देना पड़ता है। दफा हो जाओ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से कुछ बातें करनी हैं। साक्षी वर्मा, क्या तुम इस तरह मदद के लिए बुलाती हो? आरव शर्मा ने उपहास किया। आरव शर्मा हौंफते हुए उस जगह पर भागा। उसने पाया कि साक्षी वर्मा शिवाजी स्कूल के पश्चिमी गेट पर अकेली खड़ी थी। गुंडों द्वारा रोके जाने का तथाकथित बहाना उसे वहां बुलाने की एक चाल थी। ईशान रॉय ने आरव शर्मा की ओर देखकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। ईशान रॉय, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। पहले वापस जाओ, बाद में मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आरव शर्मा ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, मुझे जाना चाहिए। उस बारे में मैं पहले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चलो बात करते हैं, ईशान रॉय ने चिंता से कहा। ईशान रॉय के जाने के बाद आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा को ठंडे स्वर में घूरते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ धोखा दिया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मैं अभी भी वापस जाकर सोने का इंतजार कर रहा हूँ। जब से उनका ब्रेकअप हुआ था, साक्षी वर्मा के पिछले कर्म अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थे। वह उसके रवैये से नफरत करती थी और चाहती थी कि वह जितना हो सके उतना दूर छिप जाए। आरव, तुम दूसरों के प्रति इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी छोटी आरती हूँ, आओ और मुझे मनाओ, नहीं तो मैं गुस्से में तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। साक्षी वर्मा ने असंतोष में मुंह फुलाया और नखरे से कहा, ओह, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। आरव शर्मा उसके साथ कोई चाल नहीं खेलना चाहता था, इसलिए वह तुरंत चला गया। साक्षी वर्मा का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पैर पटके और कहा, आरव शर्मा, तुमने भालू का दिल खा लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह व्यवहार करने की? उसने सोचा कि अगर वह आरव शर्मा के पास जाएगी और कुछ नखरे करेगी तो आरव शर्मा तुरंत उसकी बात सुनेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अतीत में करता था। आखिरकार आरव शर्मा ने उसका पीछा करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। साक्षी वर्मा को विश्वास था कि वह आरव शर्मा की भावनाओं को फिर से नियंत्रित कर सकती है। ये देखकर कि उसके आसपास और भी लोग आ रहे हैं, साक्षी वर्मा ने आंखें घुमाईं और चिल्लाए, आरव शर्मा, वहीं रुको, मुझे इस तरह छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि तुम गरीब हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ बच्चों को भी जन्म दिया। तुमने कहा था कि स्नातक होते ही तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझे इस तरह निराश नहीं कर सकते। उसकी ऊंची आवाज के कारण छात्र इतने चौंक गए कि वे अपनी जगह पर जड़वत खड़े हो गए, उत्सुकता से साक्षी वर्मा को देख रहे थे। क्या हो रहा था? वह आरती की दुखद नायिका की तरह थी। उसने आरव शर्मा पर चिल्लाया और हर शब्द कहा। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक दर्दनाक होती गई क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए। अध्याय 14, साक्षी वर्मा द्वारा पुनर्मिलन की चाह। इस बार आसपास के सभी छात्रों ने अपना निशाना आरव शर्मा पर साध लिया। धिक्कार है, क्या कमीना है? इस दुनिया में तुम्हारे जैसा आदमी कैसे हो सकता है? क्या ये बहुत नीचता नहीं है? बड़े झटके, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। मर्दों, चलो मिलकर इसे रोकते हैं। अचानक लड़कियों का एक झुंड दौड़ा आया और आरव शर्मा को घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और मजाक उड़ाया। सभी आरव शर्मा को कमीना और धोखेबाज कहकर डांट रही थीं। पुरुष छात्रों के समूह ने साक्षी वर्मा को घेरकर उसे सांत्वना दी। सुंदरी, मत रो, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? दुनिया में इतने मर्द हैं और उसकी कोई कमी नहीं है। वह भी एक अच्छा आदमी है। हाँ, मैं बुरा नहीं हूँ। उदाहरण के लिए, खूबसूरत लड़की, तुम इतनी अच्छी दिखती हो, तुम्हें बॉयफ्रेंड न मिल पाने से क्यों डरना चाहिए? अगर मैं भाग्यशाली होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन पाता तो मुझे डर है कि तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगी। आरव शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि साक्षी वर्मा वास्तव में उसके साथ ऐसा करेगी। इस क्षण वह एक साथ बोल रही महिलाओं की भीड़ से पूरी तरह भ्रमित हो गया था। वह नहीं जानता था कि कहे या न कहे, वह सच में नाराज था। उसने, आरव शर्मा ने, साक्षी वर्मा को कभी छुआ तक नहीं था। वह रोजाना उससे मिलते समय केवल उसका हाथ पकड़ सकता था और कभी कभी उसका हाथ पकड़ना भी साक्षी वर्मा के मूड पर निर्भर करता था। अब तक उसने उसे कभी चूमा नहीं था, कभी कोई होम रन नहीं मारा था, बच्चे की तो बात ही छोड़ दो।
इस क्षण आरव शर्मा अवाक रह गया। साक्षी वर्मा ने जो कहा उससे उसका सिर दुख रहा था। भाड़ में जाओ, कब से मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था और यहाँ तक कि उसके कई बार गर्भपात भी हो गए। आरव शर्मा के पास खुद को समझाने का कोई तरीका नहीं था और वह जा भी नहीं सकता था। वह केवल असहाय होकर फंस गया और डांटा गया। साक्षी वर्मा खुशी से हंसी और आराम से चलकर आरव शर्मा के पास गई। ठीक है, अब तुम उसे जाने दे सकते हो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। साक्षी वर्मा ने लड़कियों से कहा। नहीं, अगर हमने उसे जाने दिया तो वह भाग सकता है। हाँ, हम नहीं कर सकते। सुंदरी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। अगर तुम इस घटिया आदमी को सबक सिखाना चाहती हो तो हम अभी भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दूसरी लड़कियों को चिंता हुई, इसलिए उन्होंने आरव शर्मा को घेर लिया और उसे जाने से मना कर दिया। साक्षी वर्मा थोड़ी घबरा गई। ये सचमुच दखल देने वाली जिज्ञासु महिलाओं का समूह था। कोई ज़रूरत नहीं, वह नहीं भागेगा। अब तुम जा सकती हो। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। साक्षी वर्मा ने कहा, मुझे उससे निजी तौर पर कुछ बातें करनी हैं। ठीक है, तो तुम लोग ठीक से बात कर सकते हो। साक्षी वर्मा की परेशान अभिव्यक्ति देखकर कुछ लड़कियों को आखिरकार समझ में आया कि वे सब महिलाएं क्यों थीं। हालांकि, कमीने, हम तुम्हें जाने देंगे। तुम्हें भागने की अनुमति नहीं है, वरना हम तुम्हें पकड़ लेंगे। न केवल मैं तुम्हें पकड़ूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे शर्मनाक मामले को सार्वजनिक भी कर दूंगी। इससे स्कूल में सभी को पता चल जाएगा कि तुम एक निर्दयी व्यक्ति हो। ये लड़कियां साक्षी वर्मा द्वारा पूरी तरह से धोखा दी गईं और उन्होंने आरव शर्मा को बुरी तरह से धमकाया। चलो चलते हैं। साक्षी वर्मा ने मौके का फायदा उठाकर आरव शर्मा का हाथ पकड़ लिया और चुपके से अपनी ताकत लगाई। आरव शर्मा के पास साक्षी वर्मा का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साक्षी वर्मा, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? ब्रेकअप के बाद भी तुम इतने सारे नाटक करती हो। दिलचस्प है। ये देखकर कि कुछ लोग देख रहे थे, साक्षी वर्मा ने जल्दी से आरव शर्मा को खींचा और दूर चली गई। इतनी जल्दी मत करो, पहले एक शांत जगह ढूंढते हैं। आरव शर्मा ने अपनी बेचैनी को दबाया और साक्षी वर्मा का पीछा किया। कुछ देर चलने के बाद सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। साक्षी वर्मा ने आखिरकार आरव शर्मा को छोड़ दिया। आरव, तुमने कितने रुपए जीते? तुमने सभी को खाना खिलाया है। क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? साक्षी वर्मा का लहजा काफी कोमल था, लेकिन आरव शर्मा एक नज़र में सब कुछ समझ गया। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे कितने पैसे मिले, और तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरे पास कोई पैसा है या नहीं। क्या इन सब बातों का तुमसे कोई लेना देना है, साक्षी वर्मा? आरव शर्मा ने व्यंग्य किया। मत भूलो, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। आरव शर्मा खुश था। उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था। साक्षी वर्मा उसके पास उसके हाथों में मौजूद पैसे के कारण आई थी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि साक्षी वर्मा उसे ढूंढने वापस आई, क्योंकि वह पहले ही साक्षी वर्मा के स्वभाव को समझ चुका था। वह एक ऐसी महिला थी जिसका दिल पैसे और फायदों के लिए कुत्तों ने कब का खा लिया था। वह कुछ भी कर सकती थी। उसे केवल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उसे ढूंढने आएगी। यह साक्षी वर्मा ने आरव शर्मा की आंखों में देखा और टालमटोल करने लगी। वह अवाक थी और उसका चेहरा लाल हो गया। आरव शर्मा को साक्षी वर्मा की अभिव्यक्ति देखकर काफी अच्छा लगा। वह उसे थोड़ा और पछतावा करा सकता था, इसलिए उसने कहा, साक्षी वर्मा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो और तुम मेरे तुम्हारे प्रति रवैये को जानती हो। साक्षी वर्मा, तुम्हें मुझे बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए और तुम्हारे प्रति मेरे रवैये को जानना चाहिए। मैं पहले कैसा था, मैंने तुम्हें खर्च करने के लिए कितने पैसे दिए। अगर तुम्हें एक सुंदर पोशाक चाहिए तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीदूंगा, भले ही तुम खाना ना खाओ। अगर तुम जूतों पर अच्छी दिखना चाहती हो तो मैं दिन रात टुकड़े उठाऊंगा। अगर तुम्हें एक नया एप्पल फ़ोन चाहिए तो मैं कुछ पार्ट टाइम काम करूंगा। आरव, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, इसलिए मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। साक्षी वर्मा का दिल एक पल के लिए कांपा और उसने जल्दी से कहा, आरव, चलो सुलह कर लेते हैं। तुम अभी भी मेरे साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करना चाहते हो। हालांकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। साक्षी वर्मा को सॉरी कहते सुनकर आरव शर्मा ने एक और वार किया। निश्चित रूप से साक्षी वर्मा का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ये बताना मुश्किल था कि वह शर्मिंदा थी या गुस्सा। आरव शर्मा बहुत संतुष्ट था और जाने ही वाला था। रुको रुको, साक्षी वर्मा घबरा गई। वह किसी भी कीमत पर आरव शर्मा को जाने नहीं दे सकती थी। हालांकि आरव शर्मा ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने देखा कि लोग तेजी से और दूर जा रहे थे। वह जल्दी से दौड़ा और पीछे से आरव शर्मा को कसकर गले लगा लिया। आरव शर्मा, क्या तुम नहीं जा सकते? साक्षी वर्मा ने अपना सिर आरव शर्मा की पीठ पर टिका दिया और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। आरव शर्मा को छटपटाते हुए महसूस करते हुए उसे कसकर पकड़कर उसने कुछ आंसू बहाए और सिसकने की आवाज़ निकालते हुए दुख से कहा, आरव, क्या मैं गलत नहीं हो सकती?
मैं वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैंने एक कारण से ऐसा किया। बस यह है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। आरव शर्मा को यह मज़ेदार लगा और वह जोर से हंसा। उफ, ये फिर से शुरू हो गया। ये साक्षी वर्मा सच में खुद को आरती की दुखद नायिका समझती थी। उसे अभिनय की लत लग गई थी। तुम्हारा ब्रेकअप करने का इरादा नहीं है? क्या ये संभव है कि मैंने, आरव शर्मा ने, ऐसा किया? ब्रेकअप करने का कोई कारण था? मुझे नापसंद करने और गरीब होने के कारण मुझसे नफरत करने के अलावा और क्या कारण हो सकता है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम, साक्षी वर्मा, किस तरह के झूठ गढ़ सकती हो। सच में, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। जाहिर है, साक्षी वर्मा ने आरव शर्मा का मूड भी भांप लिया था और सोचा कि वह मजाक कर रही है। उसने जोर देकर समझाना जारी रखा, तुम मेरे साथ अच्छे हो, मैं कैसे नहीं जान सकती और याद रख सकती हूँ। वास्तव में, मैंने सब कुछ देखा है और इसे अपने तक ही रखा है। मैंने तुमसे केवल इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मेरे माता पिता को पता चल गया था कि मेरा किसी के साथ संबंध है। वे नहीं चाहते थे कि मैं प्यार में पड़ूं, इसलिए उन्हें लगा कि विश्वविद्यालय के लड़के अविश्वसनीय हैं और वे मुझे ब्रेकअप करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। अगर मैं ब्रेकअप नहीं करती तो मेरे माता पिता स्कूल आकर शिक्षकों को ढूंढेंगे और तुम्हारी शिकायत करेंगे। साक्षी वर्मा ने अपनी बात खत्म करने के बाद ध्यान से आरव शर्मा को देखा। सच? आरव शर्मा अवाक रह गया। ब्रेकअप करने का कारण बहुत ही अजीब था। जल्दी प्यार, अविश्वसनीय, अपने माता पिता द्वारा ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया गया। ये सच है। साक्षी वर्मा ने जोर से अपना सिर हिलाया। दरअसल, जब से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया है, मेरे लिए दिन रात मुश्किल हो रही है। मैं बिल्कुल भी खा पी नहीं सकती, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं मजबूत बनूंगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आरव, क्या तुम मुझसे इसलिए सुलह नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने पुरस्कार जीता है और तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? आरव शर्मा ने सोचा, सुलह के बाद अगर तुम अपने सारे पैसे खर्च कर दोगी तो तुम, साक्षी वर्मा, फिर से ब्रेकअप कर लोगी। ये कैसे संभव है? मैं, साक्षी वर्मा, क्या उस तरह की इंसान हूँ? साक्षी वर्मा अन्याय से चिल्लाए और अपनी शिकायतों को गिनाया। आरव शर्मा, तुम मेरी शक्ल और शरीर का अपमान कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी चरित्र का बिल्कुल भी अपमान नहीं कर सकते, नहीं तुम तुम्हारे प्रति मेरी अटूट भावनाओं का अपमान कर सकते हो। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं सच में तुमसे सुलह करना चाहती हूँ। हाँ, आरव शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक सका। साक्षी वर्मा जितना बोलती गई उतना ही अजीब लगता गया। एक अभिनेत्री वास्तव में एक नाटककार थी। वह ये जानती हुई भी कहेगी कि इसे कैसे करना है। अध्याय 15, अगर तुम पुनर्मिलन करना चाहती हो तो जाओ और कचरा उठाओ। आरव शर्मा मुड़ा और साक्षी वर्मा की ओर देखा। सच? आरव शर्मा ने भ्रम में पूछा। साक्षी वर्मा का चेहरा अचानक दुख और आक्रोश से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक ये सच है। इस बिंदु पर, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे देखने के लिए इमारत से कूदकर मर जाऊंगी। ये सुनकर आरव शर्मा चौंक गया। यह नहीं हो सकता। क्या साक्षी वर्मा उसके कारण आत्महत्या करना चाहती थी? बस करो, मेरे साथ नाटक मत करो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना? आरव शर्मा ने कहा, हालांकि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करूं तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। साक्षी वर्मा तुरंत खुशी से चमक उठी और बेसब्री से जवाब दिया, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। एक बात तो क्या, अगर 10 बातें भी होती तो भी मैं तैयार रहती, जब तक हम सुलह कर सकते हैं। आरव शर्मा का दिल धड़क उठा। साक्षी वर्मा का मुंह सच में बातें करना जानता था। वह इतनी मीठी बातें कर रही थी कि आरव शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ऐसा जोड़ा हो जो आपस में छेड़छाड़ और चापलूसी कर रहे हों, खासकर जब वह उससे सुलह करने के लिए इतनी उत्सुक थी। अगर यह सब सच होता तो कितना अच्छा होता, वरना साक्षी वर्मा के जोशीले प्रदर्शन पर कितना अफसोस होता। साक्षी वर्मा, क्या तुम सच में मेरे साथ वापस आना चाहती हो? आरव शर्मा ने पूछा। सच में, यह असली सोने से भी ज्यादा असली है। आरव, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो? साक्षी वर्मा थोड़ी नाखुश थी। यह आरव शर्मा उसकी धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखने दो। अब से, जब तक तुम हर दिन आधे महीने तक स्कूल में कचरा उठा सकती हो, हम वापस साथ आ जाएंगे। आरव शर्मा ने अपनी जेब से एक काला कचरा बैग निकालते हुए कहा। कचरा बैग देखकर साक्षी वर्मा का चेहरा काला और हरा पड़ गया। आरव शर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर आरव शर्मा ने अचानक सामान्य और लाल रंग के RMB के 5 बंडल निकाले जो ठीक 50,000 रुपये थे। 50,000 रुपये देखकर साक्षी वर्मा की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर फिर से गुलाबी रंगत आ गई। आरव, क्या ये पैसे मेरे लिए हैं? साक्षी वर्मा ने उत्साहित होकर कहा और पैसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आरव शर्मा बिल्कुल एक लालची व्यक्ति की तरह था जिसकी आंखें पैसे पर खुली थीं।
उसने जल्दी से टाल दिया और पैसे वापस अपनी जेब में ठूंस लिए। साक्षी वर्मा, क्या तुम फिर से कचरा उठाने को तैयार हो? आरव शर्मा ने अपनी गहरी आंखों से साक्षी वर्मा को घूरते हुए पूछा। आरव शर्मा द्वारा घूरने पर साक्षी वर्मा ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और नाखुशी से कहा, क्या कचरा उठाना एक बदबूदार काम नहीं है? मेरी जैसी विश्वविद्यालय की छात्रा ये क्यों करेगी? इसके अलावा अगर मेरे सहपाठियों को पता चल गया तो वे मुझ पर हंसेंगे। तैयार नहीं? भूलो मत कि तुमने अभी मुझसे क्या वादा किया था, आरव शर्मा ने कहा। हालांकि साक्षी वर्मा 1000 बार अनिच्छुक थी, लेकिन जब उसने आरव शर्मा के हाथ में पैसे के बारे में सोचा तो उसने अपना दिल मजबूत किया और कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ फिर से मिल सकती हूं, तुम मुझसे जो चाहो मैं वह करूंगी। साक्षी वर्मा, तुमने सच में मुझे भावुक कर दिया। ये कहते हुए आरव शर्मा ने काला कचरा बैग साक्षी वर्मा को दिया। तुम वहां क्यों खड़ी हो? अब मुझे ठीक से दिखाओ कि तुम कितनी ईमानदार हो। इस क्षण स्कूल में लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई। साक्षी वर्मा ने आरव शर्मा से काला कचरा बैग लिया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। आगे बढ़ो, तुम वहां पड़े सभी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठा सकती हो, आरव शर्मा ने कहा। साक्षी वर्मा ने काला कचरा बैग पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह धीरे धीरे झुकी और जमीन पर पड़ी प्लास्टिक की बोतल को देखा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। साक्षी वर्मा, तुम क्या कर रही हो? साक्षी वर्मा, तुम कचरा बैग क्यों पकड़े हो? क्या तुम प्लास्टिक की बोतल उठाना चाहती हो? अचानक उनके पीछे से 2 आवाजें आईं। ये पूजा गुप्ता और प्रीति ठाकुर थीं जो अभी अभी लौटी थीं। साक्षी वर्मा की अजीब हरकतों को देखकर दोनों आश्चर्य से चिल्ला पड़े। कुछ नहीं, मैं बस उन्हें उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहती थी जब मैंने देखा कि कूड़ा ठीक नहीं है। साक्षी वर्मा घबराकर खड़ी हो गई और सफाई दी। साक्षी वर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, पूजा गुप्ता ने कहा। वैसे आरव, तुम भी यहाँ क्यों हो और तुम अभी अभी वापस आए हो? प्रीति ठाकुर ने आरव शर्मा को देखा जो थोड़ी दूर खड़ा था और आश्चर्य से चिल्लाए। आरव शर्मा वहीं खड़ा रहा और शरारती मुस्कान दी, अभी अभी नहीं, मुझे साक्षी वर्मा ने बुलाया था। पूजा गुप्ता और प्रीति ठाकुर ने तुरंत अजीब भाव से साक्षी वर्मा की ओर देखा। साक्षी वर्मा, तुम यहाँ हो? पूजा गुप्ता ने कहा। हाँ, साक्षी वर्मा रो रही है और मुझसे वापस साथ आने की धमकी दे रही है, लेकिन मैंने एक शर्त रखी है। आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा की ओर देखा जिसने अपना सिर झुकाया हुआ था और कहा, वह है जो आधे महीने तक स्कूल में छात्रों का कचरा उठाना चाहती है। आरव शर्मा, चुप रहो, साक्षी वर्मा ने गुस्से में कहा। साक्षी वर्मा, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? अगर तुम आरव के साथ वापस आना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा और सभ्य होना होगा, प्रीति ठाकुर ने कहा। साक्षी वर्मा ने प्रीति ठाकुर को घूर कर देखा और कहा, यह उसके और मेरे बीच का मामला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मैं चाहती हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। प्रीति, मैं तो बस अपनी नेकदिली से तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूं। पूजा गुप्ता अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये किस तरह की इंसान है? मुझे लगता है कि वे बस अपने बुरे इरादे छिपा रहे हैं। साक्षी वर्मा ने उपहास किया। यह मत सोचो कि वह नहीं जानती। तुम सब आरव शर्मा पर दौरे डालना चाहते हो ताकि अच्छी इंसान बन सको और उसे बुरी इंसान बना सको। साक्षी वर्मा, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। पूजा, इससे परेशान मत हो, चलो चलते हैं। प्रीति ठाकुर इतनी गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूजा गुप्ता को खींच लिया और वे चले गए। साक्षी वर्मा के रूममेट्स के जाने के बाद आरव शर्मा को अचानक बोरियत महसूस हुई और वह भी जाना चाहता था। आरव शर्मा, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? साक्षी वर्मा आगे आए और आरव शर्मा का हाथ पकड़ लिया, जाने से मना कर दिया। आरव शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? बेशक मैं आराम करने के लिए अपने छात्रावास वापस जा रहा हूँ। नहीं, तुम वापस नहीं जा सकते। वह लंबे समय से आरव शर्मा से पैसे मांग रही थी, लेकिन उसे अभी भी पैसे नहीं मिले थे। चाहे कुछ भी हो, वह आरव शर्मा को जाने नहीं दे सकती थी। साक्षी वर्मा, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर तुम पुनर्मिलन करना चाहती हो तो जाओ और कचरा उठाओ। अगर तुम नहीं उठाती हो तो इसके बारे में सोचना भी मत। आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा के विचारों को भांप लिया और निर्दयता से कहा, अपनी मां के चित्रे उठाओ। साक्षी वर्मा ने पूरी ताकत से आरव शर्मा को धक्का दिया। उसका चेहरा इतना गुस्से में था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह विकृत होने वाला हो। उसने आरव शर्मा की ओर इशारा किया और कहा, तुम एक घटिया कमीने हो। ये कहकर साक्षी वर्मा मुड़ी और चली गई। साक्षी वर्मा, क्या तुम सच में इसके बारे में नहीं सोचोगी? आरव शर्मा ने पीछे से चिल्लाया। दफा हो जाओ, अपनी मां के बारे में सोचो। अगर मैं कार से कुचलकर मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ वापस आने की कोशिश नहीं करूंगी। साक्षी वर्मा इतनी गुस्सा थी कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। आरव शर्मा का गर्वित चेहरा देखकर वह जाकर उसे कुछ थप्पड़ मारना चाहती थी,
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नतीजा ऐसा होगा। जाहिर है, साक्षी वर्मा का आरव शर्मा से पुनर्मिलन की भीख मांगना नकली है, आरव शर्मा के हाथों में मौजूद पैसे का लालच असली है। जब साक्षी वर्मा को एहसास हुआ कि आरव शर्मा को उस पर शक है, तो वह जानती थी कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे काम लेना चाहिए। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव शर्मा पूरी तरह से अलग होगा। न केवल वह उसकी बातों में नहीं आया, बल्कि उसने उसे अपमानित भी किया और सभी के सामने उसे बुरा दिखाने की पूरी कोशिश की। अंत में उसे कुछ नहीं मिला और उसने बिना किसी कारण के अपने 2 ऐसे रूममेट्स को भी नाराज कर दिया जो उसके लिए फायदेमंद थे। ये कमीना इस बूढ़ी औरत को गुस्से से मारना चाहता था। आरव शर्मा ने भी साक्षी वर्मा को जाते हुए देखकर दिल में आह भरी। उफ, जैसा कि उम्मीद थी, ये सब एक चाल थी। वह लगभग उस पर विश्वास कर बैठा था। प्राचीन काल से जीवन कितना निर्दयी रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को ठीक से विकसित करना चाहिए। अध्याय 16, स्लीपर तुम्हारे दरवाजे पर आया। आरव शर्मा अपने कमरे में लौटा, लेकिन अंदर घुसने से पहले उसने अंदर से जोर की आवाज़ सुनी। ये छोटा शैतान, ये वापस क्यों आ गया? मैंने अकेले ही इतनी दौलत कमाई है, तुम अपने भाइयों के प्रति वफादार क्यों नहीं हो? मिस्टर दीपक ने कहा। मिस्टर दीपक, इतनी जल्दी मत कीजिए, आरव शर्मा जल्द ही वापस आ जाएगा, राज मल्होत्रा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। रास्ते में एक सहपाठी उससे टकरा गया था। वह फिलहाल उसके छात्रावास की ओर जा रहा है। मिस्टर दीपक, उसने वास्तव में आपको इतनी देर तक इंतजार करवाने की हिम्मत की। वह लड़का वापस आ गया है, मुझे उसे कुछ रंग दिखाना होगा, रोहन गुप्ता ने कहा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। कपिल शेट्टी ने रोहन गुप्ता की ओर देखा और कहा, मिस्टर दीपक, चिंता मत कीजिए। जब तक वह लड़का शिवाजी स्कूल में है, वह भाग नहीं पाएगा। अगर भागने की हिम्मत की तो उसकी टांगें तोड़ देना। अगर हम भाग नहीं सकते तो हम भाग नहीं सकते। 3-5 लोगों ने उसकी भावनाओं का समर्थन किया। राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। सफलता मिलने से उनके मुंह के कोने संतोष की मुस्कान में बदल गए। आरव शर्मा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से दीपक मेहता को आरव शर्मा को सबक सिखाने के लिए आमंत्रित किया था। अब वे बैठकर शो शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। यह आवाज़ सुनकर आरव शर्मा ने अनुमान लगाया कि अंदर कम से कम 90 लोग थे। खुरदुरे और बदमाश आदमी की आवाज़ दीपक मेहता की थी और वह मिस्टर दीपक के नाम से जाना जाता था। यह आदमी मास्टर स्लीपर था। उसके पीछे गुंडों के एक गिरोह चलता था। 3 साल तक वह हर एक पुरुष छात्रावास में बेखौफ रहा था। वह दबंग, अनुचित और अक्सर सुरक्षा शुल्क वसूलता था। कारण, पुरुष बिस्तर को बाहरी लोगों द्वारा धमकाने से रोकने के लिए उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है और वे पुरस्कृत होने के लायक हैं। वास्तव में वे सभी को ब्लैकमेल कर रहे थे। आरव शर्मा का मासिक जीवन यापन का खर्च शुरू से ही पर्याप्त नहीं था। गर्लफ्रेंड मिलने के बाद वह और भी ज्यादा पैसों की तंगी में था और 1 महीने का खर्च भी नहीं उठा पाता था। दीपक मेहता और उसके गिरोह ने महीने में केवल एक बार सुरक्षा शुल्क लेने पर सहमति जताई थी, लेकिन वे हमेशा ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश करते थे। उसे एक बार में 50 बार पैसे देने पड़ते थे, कुछ और बार सैकड़ों बार हो जाता। उस समय आरव शर्मा के पास सच में कोई पैसा नहीं था और वह इसे सौंपना नहीं चाहता था, इसलिए वह अक्सर दीपक मेहता के समूह से बचने के लिए बहाना ढूंढता था। लेकिन अब जब इस समूह के लोगों ने सुना कि उसने जैकपॉट मारा है और अमीर हो गया है, तो वे निश्चित रूप से ज्यादा सुरक्षा शुल्क वसूलने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। आरव शर्मा ने कुछ सतर्क कदम पीछे हटाए और जाने की योजना बनाई। आरव, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जय ठाकुर क्लास से लौटा और संदेह से कहा, हमारे छात्रावास में भूत है। क्या बात है? हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मिस्टर दीपक और उनके गिरोह, जिनके कान तेज थे, ने दरवाजे के बाहर की आवाज़ सुनी और तुरंत बाहर निकल आए। बच्चे, तुम कहाँ भाग रहे हो? कपिल शेट्टी ने आरव शर्मा को देखकर जोर से चिल्लाया। कहाँ जा रहे हो भाई आरव? जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो तुम अंदर क्यों नहीं आए? मिस्टर दीपक, मैं अंदर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने पुरस्कार क्यों जीता और अमीर कैसे बन गए? मिस्टर दीपक धीरे धीरे आरव शर्मा के सामने चले आए। आरव शर्मा शर्मिंदा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। स्थिति अच्छी न देखकर जय ठाकुर भाग गया। मिस्टर दीपक ने आरव शर्मा के कंधे पर थपकी दी और व्यंग्य से कहा, भाई आरव, डरो मत। ऐसा नहीं है कि मिस्टर दीपक लोगों को खा जाएंगे। मैं तो बस तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताज़ा करने आया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर दीपक मुझे ढूंढने आए थे। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि जब मिस्टर दीपक आए हैं तो मुझे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आपका सम्मान करने के लिए कुछ अच्छी शराब की बोतलें खरीदनी चाहिए। आरव शर्मा मुड़ा और कहा, चलो अंदर बात करते हैं। दीपक मेहता ने कहा। आरव शर्मा को गर्दन से पकड़कर उसके कमरे में वापस ले जाया गया, लेकिन अब वहाँ राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता नहीं थे।
दरअसल जब दीपक मेहता आरव शर्मा को परेशान करने के लिए बाहर आया तो वे दोनों पहले ही चुपके से निकल गए थे। मिस्टर दीपक बैठिए, मिस्टर दीपक आइए और थोड़ा पानी पीजिए। जैसे ही आरव शर्मा कमरे में घुसा उसने दीपक मेहता के लिए चाय डालना शुरू कर दिया। कहावत है, जब हालात विपरीत हों तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लड़ता। हालांकि वह दीपक मेहता के साथ वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था और लोगों के एक झुंड से पिटना नहीं चाहता था। बेटा, कम से कम तुम समझदार तो हो, कपिल शेट्टी ने ठंडी आवाज में कहा। आरव, इतना व्यस्त मत रहो, तुम भी बैठ जाओ, दीपक मेहता ने पाखंडी मुस्कान दी। आरव शर्मा आज्ञाकारी रूप से बैठ गया। मैंने सुना है कि तुमने काफी पैसे जीते हैं। कल तुमने सभी को महावीर गार्डन में खाने पर बुलाया और एक ही भोजन पर 2 लाख से ज्यादा डॉलर खर्च किए। दीपक मेहता ने आरव शर्मा को घूरते हुए कहा। अगर वह इस कमीने लड़के को ढूंढ सके और उससे 2 लाख मांग सके तो वह लंबे समय तक मजे कर पाएगा। मिस्टर दीपक, मैं आमतौर पर आपका अच्छे से ख्याल रखता हूं, है ना? क्या आपको मुझे चुकाने के लिए कुछ पैसे नहीं निकालने चाहिए? दीपक मेहता ने मन बना लिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसका अनुमान सही था। दीपक मेहता के उसे ढूंढने का मकसद उससे पैसे ऐंठना था। मैंने सुना, किससे? जैसा कि उम्मीद थी, मुखबिर जरूर राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता होंगे। दरवाजे पर आरव शर्मा ने राज मल्होत्रा, रोहन गुप्ता और दीपक मेहता की बातचीत सुनी। तो आप मिस्टर दीपक से कितना चाहते हैं? आरव शर्मा ने पूछा। दीपक मेहता को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने कपिल शेट्टी और दूसरों की ओर देखा और हंसा। ज्यादा नहीं, बस 2 लाख। हर भाई का हिस्सा है। आरव शर्मा की अभिव्यक्ति बदल गई। धिक्कार है, यह ज्यादा नहीं था, लेकिन 2 लाख से ज्यादा था। यह स्पष्ट था कि दीपक मेहता और उसका समूह स्थिति का फायदा उठाना चाहता था और डकैती शुरू करना चाहता था। हालांकि आरव शर्मा जल्दी से शांत हो गया और कहा, मिस्टर दीपक, सच कहूं तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। क्या पैसे नहीं? कपिल शेट्टी ने विस्मय से कहा। आरव शर्मा शर्मिंदा दिख रहा था जब उसने कहा, मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। ये कैसे संभव है? तुम्हारे रूममेट ने कहा कि तुमने अपने सहपाठियों को महावीर गार्डन में डिनर पर बुलाया था। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हैं? बच्चे, क्या तुम हमसे खेलकर मौत को बुलावा देना चाहते हो? कपिल शेट्टी ने अपनी मुट्ठी उठाई और पूछा। वह एक लंबी कहानी है। किसी ने मुझे पैसे दिए। आरव शर्मा ने आह भरी और उदास होकर कहा। संक्षेप में, यह एक लंबी कहानी है। अपनी माँ की बकवास बंद करो। कमीने, तुम्हें अपने मुंह से सच नहीं पता। देखो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ता हूं या नहीं। कपिल शेट्टी एक कदम आगे बढ़ा और इतना गुस्सा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारने ही वाला था। आरव शर्मा ने डरने का नाटक किया और चिल्लाया, मुझे मत मारो, मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं बचा है। पैसे किसी ने ले लिए। जब राज मल्होत्रा ने आरव शर्मा की दया की भीख सुनी तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बेशक उन्होंने मिस्टर दीपक को आमंत्रित किया था। बिल्कुल सही। जब रोहन गुप्ता ने आरव शर्मा की सुअर जैसी चीख सुनी तो उसने ठंडी मुस्कान दी और मन ही मन सोचा कि वह इसी लायक था। अच्छा, शो तो अभी बाकी था। देखते हैं कि विशाल वर्मा उसके सारे दांत तोड़ पाता है या नहीं। हाँ, राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता ज्यादा दूर नहीं गए थे, बल्कि दरवाजे के बाहर छिप गए थे। व्यक्तिगत रूप से आरव शर्मा को मिस्टर दीपक द्वारा बेरहमी से सबक सिखाते हुए देखना चाहते थे। भाई आरव, किसने तुम्हारे पैसे ठग लिए? दीपक मेहता ने कपिल शेट्टी को आंखों से इशारा किया और वह पीछे हट गया। ये मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। आरव शर्मा ने शर्मिंदा होकर दीपक मेहता की ओर देखा। कपिल शेट्टी फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, मिस्टर दीपक, मैं देखता हूं कि यह लड़का बेईमान है। उसकी जबान फिसलती है और वह अविश्वसनीय है। क्यों न हम पहले उसे पीट लें? आह, मुझे मत मारो, मैंने कहा। आरव शर्मा ने घबरा कर कहा, लेकिन मैं केवल मिस्टर दीपक को सुनने के लिए कह सकता हूं। तुम फिर से कोई चाल चलना चाहते हो? देखो मैं तुम्हारा मुंह मसल कर भरता हूं या नहीं। कपिल शेट्टी ने व्यंग्य से कहा। मिस्टर दीपक, कपिल शेट्टी को मुक्का मारने ही वाला देखकर आरव शर्मा ने घबरा कर चिल्लाया, अगर आप उस व्यक्ति से पैसे ले सकते हैं तो सारे पैसे मिस्टर दीपक को जाएंगे। मैं वादा करता हूं। सच? क्या इस कमीने लड़के के इतने अच्छे इरादे हो सकते हैं? क्या इसमें कोई चाल हो सकती है? दीपक मेहता थोड़ा संदिग्ध था। आखिरकार पैसे के मामले में आरव शर्मा कभी सीधा सादा व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार पैसे आने के बाद उसे इसकी परवाह न हो? या बल्कि आरव शर्मा के पास ज्यादा पैसे थे? सच? आरव शर्मा ने डर से सिर हिलाया। वह कौन था जिसने तुम्हें धोखा दिया? दीपक मेहता ने कहा। मिस्टर दीपक, कृपया थोड़ी देर के लिए इधर आइए। मैं केवल आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। आखिरकार उस व्यक्ति के बहुत सारे आंख और कान थे। मुझे डर लग रहा है, आरव शर्मा ने कहा। दीपक मेहता असहमत थे। हम सब यहाँ एक ही तरफ हैं। तुम जो कहना चाहते हो कह दो। मिस्टर दीपक, मेरा मतलब है दीवार से सावधान रहना।
क्या मैं आपको इधर आने की तकलीफ दे सकता हूँ? आरव शर्मा ने सावधानी से कहा। हाँ। दीपक मेहता ने दरवाजे पर एक नज़र डाली और फिर अपना सिर आरव शर्मा के सामने कर दिया। आरव शर्मा ने दीपक मेहता के कान के पास कुछ फुसफुसाया और तुरंत पीछे हट गया। दूसरों ने नहीं सुना कि आरव शर्मा ने क्या कहा, लेकिन दरवाजे के बाहर के लोगों ने इसे और भी ज्यादा सुना। दीपक मेहता के चेहरे के भाव बदल गए। तुम निश्चित हो? हाँ। आरव शर्मा ने जोर से सिर हिलाया। दीपक मेहता ने कपिल शेट्टी को आंखों से इशारा किया और उन दोनों को दरवाजे से बाहर ले गया। अंदर कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? रोहन गुप्ता ने भ्रम में कहा। राज मल्होत्रा दरवाजे के पास गया, सुना और अचानक चुप करा दिया। बात मत करो। अध्याय 17 स्लीपर खेलना। अचानक दरवाजा खुला, जिससे राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता दिखाई दिए। भाई कपिल, तुम क्या कर रहे हो? राज मल्होत्रा ने हक्का बक्का होकर जवाब दिया। कपिल शेट्टी ने व्यंग्य से कहा, इन दोनों को पकड़ लो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? रोहन गुप्ता घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राज मल्होत्रा ने देखा कि स्थिति खराब है और वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर दीपक, वह दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसे पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं हुई। कपिल शेट्टी ने दीपक मेहता को सूचना दी। दीपक मेहता ने संतोष से सिर हिलाया और कपिल शेट्टी की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि अब कपिल शेट्टी के जाने का समय है। भाई आरव, क्या ये सच है कि कबीर खन्ना ने तुम्हारे साथ साझेदारी में धोखा किया? दीपक मेहता ने आंख के कोने से आरव शर्मा की ओर देखा। आरव शर्मा की अभिव्यक्ति जम गई और उसने मन ही मन गाली दी। यह क्या बकवास है? दीपक मेहता इतना घटिया इंसान था, फिर भी उसने किसी को उसके सामने उसका सामना करने के लिए ढूंढ लिया। दरअसल आरव शर्मा ने दीपक मेहता को बताया था कि कबीर खन्ना, राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता ने मिलकर उसके पैसे ठग लिए थे। अपनी बात को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए आरव शर्मा ने दीपक मेहता को यह भी बताया कि पिछली रात दिन के दौरान कबीर खन्ना और दूसरों ने उसे बेरहमी से कैसे मार डाला था। जाहिर है आरव शर्मा की दीपक मेहता से कही गई बातों पर संदेह किया जा रहा था। बहन का नी माँ, आरव शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर आरोप लगाने की और हमें भविष्य में एक भी बच्चा न होने का श्राप देने की? रोहन गुप्ता ने आरव शर्मा की ओर इशारा करते हुए कसम खाए। क्या कमाल का आरव शर्मा है, तुम तो सही और गलत को उल्टा करना भी जानते हो। राज मल्होत्रा ने व्यंग्य से कहा। हे, तुम्हें अपने किए पर ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए। आरव शर्मा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आरव शर्मा शुरू में थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने सोचा कि यह उसकी जान से जुड़ा हुआ है तो उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। फिर राज मल्होत्रा ने दीपक मेहता को समझाया, मिस्टर दीपक, आरव शर्मा झूठ बोल रहा है, आपको उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने आरव शर्मा के पैसे नहीं ठगे। कल रात के खाने के बाद आरव शर्मा जल्दी चला गया। रोहन गुप्ता और मैं आज सुबह ही वापस आए और आरव शर्मा अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। अगर वह झूठ बोल रहा है तो भी उसे समय पर आ जाना चाहिए। मिस्टर दीपक, आपको हम पर भरोसा करना चाहिए। रोहन गुप्ता ने अजीब तरह से चिल्लाया। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? क्या पता तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला हो। दीपक मेहता ने राज मल्होत्रा को ध्यान से देखा। कल आरव शर्मा के हाथों में एक काला प्लास्टिक बैग था जो सीधे नोटों से भरा हुआ था। उसने सभी को बताया कि उसने 3 लाख जीते हैं और इतना उदार था कि उसने क्लास के छात्रों को महावीर गार्डन में खाने पर बुलाया, जिसका बिल 2 लाख का बना। उसने बिल चुकाने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया और पलक भी नहीं झपकाए। जहां तक 300,000 नकद की बात है, आरव शर्मा ने उसे बिल्कुल नहीं छुआ। जैसा कि उम्मीद थी, नकद अभी भी उसके पास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर तलाशी ले सकते हैं। राज मल्होत्रा ने आरव शर्मा को बुरी तरह घूरते हुए कल क्या हुआ उसे स्पष्ट रूप से समझाया। सच? दीपक मेहता ने पूछा। सच मिस्टर दीपक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रोहन गुप्ता ने तुरंत साबित किया। मिस्टर दीपक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह लड़का बेईमान है। कपिल शेट्टी ने जोड़ा। 300,000 रुपये के बारे में सुनकर दीपक मेहता की आंखें तुरंत चमक उठीं। अच्छा लड़का, ये सोचकर कि मेरे पास अभी भी 3 लाख नकद हैं। अगर वह 2 लाख चाहता था तो क्या वह मुझे बहुत आसानी से नहीं छोड़ रहा होगा? भाई आरव, इस बिंदु पर तुम्हें और क्या कहना है? इस क्षण दीपक मेहता पहले से ही राज मल्होत्रा और दूसरों की ओर झुक गया था। आरव शर्मा भी मन ही मन जानता था कि अब वह बच नहीं पाएगा। हालांकि उसके पास खुद को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस्टर दीपक, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। बस जो करना है करो, है ना? आरव शर्मा उलझन में था। आरव शर्मा को इतना उदासीन देखकर दीपक मेहता का मन डांवाडोल होने लगा। भाई आरव, क्या तुम सच में कुछ नहीं कहने वाले? आखिरकार राज मल्होत्रा और दूसरे लोग निपटने में आसान नहीं थे। अगर उसने गलती की तो क्या वह 3 लाख को नहीं देगा और उसका फायदा नहीं उठाया जाएगा?
आरव शर्मा ने व्यंग्य से कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे जब मैं कहूं कि मेरे पास 300,000 नहीं है? क्या तुमने पहले ही अपना फैसला नहीं कर लिया था? तुम ऐसा नहीं कह सकते। उनकी तुलना में मैं अभी भी तुम पर ज्यादा विश्वास करता हूं। दीपक मेहता ने स्नेहपूर्ण होने का नाटक करते हुए मुस्कुराया, हालांकि तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए। आरव शर्मा ने सोचा कि दीपक मेहता उस पर विश्वास करता है और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। अचानक वह फिर से तनावग्रस्त हो गया। किसी को भेजो और आरव शर्मा की तलाशी लो, दीपक मेहता ने कहा। मिस्टर दीपक, उसका बिस्तर और अलमारी भी चेक करो, रोहन गुप्ता ने याद दिलाया। धिक्कार है, यह क्या बकवास है? दीपक मेहता ने न केवल अपनी मुस्कान में छुरी छिपाई थी, बल्कि उसने तीनों दिशाओं से हमला भी किया। उसने वास्तव में अपनी विश्वसनीयता के बारे में अपने पिता से झूठ बोलने की हिम्मत की। उसने लगभग सोचा था कि उसकी झूठ बोलने की क्षमता उस स्तर पर है जहां वह सभी को मूर्ख बना सकती है। मुझे नफरत है, लेकिन आज क्या ये सच में खत्म हो गया था? क्या सच में ये कुत्ते पैसे छीनने वाले थे? आरव शर्मा गंभीर भाव के साथ एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ देर बाद उन लोगों के चेहरे उतर गए जिन्हें खुश होना चाहिए था। मिस्टर दीपक, उस कमीने के पास कोई पैसा नहीं है, कपिल शेट्टी ने कहा। बिस्तर, अलमारी में क्या है? दीपक मेहता थोड़ा गुस्सा था। कपिल शेट्टी शर्मिंदा दिखा और कहा, मिस्टर दीपक, मैंने तलाशी ली है, कुछ नहीं मिला। मुझे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं मिला? शायद तुम लोगों ने ठीक से तलाशी नहीं ली, रोहन गुप्ता गुस्से से चिल्लाया। बिल्कुल असंभव, 3 लाख रुपए नकद अभी भी उसके पास होने चाहिए। राज मल्होत्रा की अभिव्यक्ति भी बेहद पीली पड़ गई थी। आरव शर्मा ने देखा कि ये लोग अपने मनचाहे पैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बहुत खुश था। अगर पैसे चाहिए तो कोई रास्ता नहीं। अगर वे उसके पैसे चाहते थे तो उनके पास एक खिड़की भी नहीं थी। काले कार्ड से निकाले गए 300,000 में से 250,000 रुपए कल खाने जाने से पहले उसके सामान्य बैंक खाते में जमा कर दिए गए थे। उसने शेष 50,000 को आरक्षित निधि के रूप में रखने का इरादा किया था। हालांकि साक्षी वर्मा से मिलने के बाद उसने इसे अपने बैंक कार्ड में जमा कर दिया था। आखिरकार वह अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह मूर्ख नहीं था। वह पहले से ही जानता था कि उसे अमीर होने के लिए पुरस्कार मिला है। साक्षी वर्मा के स्पष्ट विचारों के अलावा निश्चित रूप से बहुत से अन्य लोग भी होंगे जो उसके खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। इस दुनिया में किसी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन दूसरों से बचाव करने के इरादे की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे कहाँ हैं? आरव शर्मा, कमीने, पैसे कहाँ हैं? तुमने पैसे कहाँ छिपाए? राज मल्होत्रा आरव शर्मा के सामने दौड़ा और दहाड़ा। उसके साथ बकवास बंद करो, उसे तब तक मारो जब तक वह सच न बता दे। रोहन गुप्ता ने शोर मचाया। सभी में राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता सबसे ज्यादा चिंतित थे। वे न केवल आरव शर्मा को सबक सिखाना चाहते थे, बल्कि वे आरव शर्मा से कुछ पैसे ऐंठना और उसे वापस देना भी चाहते थे। हालांकि न केवल वे पैसे ढूंढने में असमर्थ थे, बल्कि उन पर झूठा आरोप भी लगाया गया था। दीपक मेहता निश्चित रूप से अभी बहुत गुस्सा होगा और यहां तक कि पीटा भी जा सकता है। राज मल्होत्रा चिंता से जल रहा था। वह पिटना नहीं चाहता था और वह नहीं चाहता था कि दूसरे उस पर और भी ज्यादा हंसें। चूंकि उन्हें पैसे नहीं मिले, इसलिए दीपक मेहता और दूसरे भी अच्छे मूड में नहीं थे। फिर से तलाशी लो, दीपक मेहता भी भ्रमित था। तर्क की दृष्टि से इस कमीने के पास पैसे होने चाहिए। उसके पास कम से कम 10 से 20,000 रुपये होने चाहिए। चलो पहले उसे आसानी से वापस ले जाने देते हैं। चूंकि वह पहले से ही यहाँ है तो उसका इतनी दूर आना बेकार है। कपिल शेट्टी ने आरव शर्मा के शरीर की फिर से तलाशी ली और कुछ नहीं मिला। मिस्टर दीपक, इस लड़के के पास बस इतने ही पैसे हैं। कपिल शेट्टी ने दीपक मेहता को मुट्ठी भर सिक्के दिए। दीपक मेहता ने मुट्ठी भर सिक्कों को देखा। 1, 2, 5 और 1 का सिक्का था। सबसे महंगा 5 रुपये से ज्यादा का नहीं था, जबकि उसका चेहरा पहले से ही हरा पड़ गया था। धिक्कार है, कुछ मुट्ठी भर गरीबों वाले असली कुत्ते। ये जीचेन ने यह भी नहीं देखा कि आरव शर्मा मर्द है या नहीं। उसके पास इतने कम पैसे होने के बावजूद उसमें अभी भी उसे अपनी जेब में डालने की हिम्मत थी। इसे ले जाओ, जल्दी करो और इसे ले जाओ, दीपक मेहता ने तिरस्कार से कहा। दीपक मेहता को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। आरव शर्मा ने व्यंग्य से कहा, मिस्टर दीपक, ऐसी बातों के साथ हमें क्या कहना चाहिए? भाई आरव, मुझे माफ करना, मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसका स्पष्टीकरण दूंगा। दीपक मेहता ने माफी मांगी। आरव शर्मा ने ध्यान नहीं दिया कि दीपक मेहता की माफी थोड़ी ईमानदार थी। अध्याय 18, क्या तुम 10 रुपये का खाना भी नहीं खरीद सकते? उसके तुरंत बाद दीपक मेहता ने राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता की गलती ढूंढनी शुरू कर दी। लानत है, तुम लोगों ने सच में मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, दीपक मेहता ने गुस्से में कहा।
रोहन गुप्ता इतना डर गया कि वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। विशाल वर्मा इतना गुस्सा था कि वह रोहन गुप्ता को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। अगर वह अब दया की भीख मांगता तो क्या ये स्वीकार करने के बराबर नहीं होता कि वे झूठ बोल रहे थे। धिक्कार है, वह बिल्कुल एक सुअर जैसे साथी खिलाड़ी की तरह है। मिस्टर दीपक, आरव शर्मा झूठ बोल रहा है। उसने जरूर पैसे पहले ही छिपा दिए होंगे। राज मल्होत्रा ने बेताबी से सफाई दी, खुद के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। भाड़ में जाओ भाइयों, जाओ और इन दोनों आदमियों को साफ करो। दीपक मेहता राज मल्होत्रा की बकवास सुनने में बहुत आलसी था। उसने कपिल शेट्टी को आंखों से इशारा किया और वह अपने भाइयों को आगे ले गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मिस्टर कबीर का आदमी हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम मिस्टर कबीर का अपमान करोगे। तुम छोटे शैतानों के झुंड, बस अपनी मौत का इंतजार करो। रोहन गुप्ता पिटने के डर से घबराकर अनाप शनाप बोलने लगा। कौन है तुम्हारा मिस्टर कबीर? दीपक मेहता ने हाथ हिलाया और कपिल शेट्टी और बाकी लोगों को रुकने के लिए कहा। मिस्टर कबीर, वह कबीर खन्ना है। वह दिल्ली अकादमी में अमीर लोगों की मशहूर दूसरी पीढ़ी है। एक पारिवारिक व्यवसाय जिसकी संपत्ति 100 मिलियन से ज्यादा है, आरव शर्मा ने कहा। दीपक मेहता ने आंखें घुमाईं। तुम कबीर खन्ना को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हम कबीर खन्ना के भाई हैं। दीपक मेहता, तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। अगर तुमने मुझे और रोहन गुप्ता को पीटा तो तुम कबीर खन्ना का अपमान करोगे, राज मल्होत्रा ने व्यंग्य से कहा। ओह, और फिर? दीपक मेहता ने राज मल्होत्रा को उदासीनता से देखा। राज मल्होत्रा ने सोचा कि दीपक मेहता डर गया है और कहा, कबीर खन्ना का परिवार न केवल अमीर है बल्कि उसकी बहुत पहुंच भी है। अगर तुम हमें मारते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने कबीर खन्ना का अपमान किया तो यह मत सोचना कि तुम ठीक रहोगे। ओह, मुझे धमका रहे हो? दीपक मेहता को मजा आया। कैसा है, डर गए? मिस्टर कबीर के मुकाबले तुम सिर्फ एक ढेर गोबर हो। जल्दी करो और हमें जाने दो, वरना। रोहन गुप्ता का साहस भी बढ़ गया। दीपक मेहता का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने रोहन गुप्ता को जोर से लात मारी। ये कबीर खन्ना दिलचस्प है। हालांकि मैं, दीपक मेहता, कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मुझे धमकाते हैं। किसने गोबर खाया? तुम्हारा कमीना मुंह इतना बदबूदार है। क्या तुमने गोबर खाया? तुम गोबर खाने वाले हो। रोहन गुप्ता मौत से न डरते हुए चिल्लाया। दीपक मेहता सच में नाराज हो गया, इसलिए उसने पूरी ताकत से रोहन गुप्ता को लात मारी। लात से रोहन गुप्ता का मुंह सूज गया। राज मल्होत्रा इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपने हाथों से उसे ढक लिया। बच्चे, बस अपने मुंह से साफ करो। मर्दों, इन दोनों शैतानों को तहखाने में घसीटो और तब तक पीटो जब तक कबीर खन्ना उन्हें छुड़ाने के लिए रुपए न दे दे। दीपक मेहता ने संतुष्ट होकर लात मारने के बाद आदेश दिया। आरव शर्मा ने देखा कि दीपक मेहता के कृत्य कितने अपमानजनक थे। वह उसे रोकने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन दीपक मेहता की तीखी नज़र ने उसे रोक दिया। रोहन गुप्ता और राज मल्होत्रा के साथ समूह के जाने के बाद दीपक मेहता आखिरी में निकला। जाने से पहले दीपक मेहता अचानक मुड़ा और आरव शर्मा को ठंडे स्वर में देखते हुए कहा, भाई आरव, मैं किसी और समय तुम्हें ढूंढने आऊंगा और पुरानी यादें ताज़ा करूंगा। आरव शर्मा डर के मारे कांप उठा और उसका माथा अनजाने में पसीने से तर हो गया। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और कहा, बेशक बेशक। दीपक मेहता और उसके आदमियों के जाने के बाद आरव शर्मा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मदद के लिए चिल्ला पड़ा, जिंदगी एक नाटक की तरह है, ये सब अभिनय के कारण है। क्या कमाल का रोमांच था। सौभाग्य से उसने समय पर अपने सारे रुपए बचा लिए थे, वरना एक आपदा अपरिहार्य थी। दीपक मेहता के गुर्गों को जो बदलाव मिला था वह बदलाव था जो उसने कबाड़ के बदले में लिया था। सच कहूं तो जब उसने दीपक मेहता का हरा चेहरा देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसे 3 लाख रुपए के नोट नहीं मिले और वह बदलाव के ढेर से भी घृणा कर रहा था। ये देखकर उसे सच में अच्छा लगा। यहाँ तक कि राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता भी उसके हाथों इस कदर खिलवाड़ का शिकार हुए कि वे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। दीपक मेहता द्वारा डांटे जाने पर यह निश्चित रूप से एक शानदार अनुभव होगा। आरव शर्मा ने लंबे समय तक आह भरी। अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। वह बदला लेना चाहता था और राज मल्होत्रा और दूसरों के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन कोई उसे मारना नहीं चाहता था। चाहे कुछ भी हो, राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता एक ही बिस्तर पर रहने वाले रूममेट थे। मरने वाले होने पर भी उन्हें न बचाना आरव शर्मा का सामान्य स्वभाव नहीं था। अपने दिल में अपराधबोध के कारण आरव शर्मा ने अपना सेल फोन निकाला और दीपक मेहता के समूह की शिकायत करने के लिए प्रबंध निदेशक को फ़ोन किया। फ़ोन काटने के बाद आरव शर्मा को लगा कि राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता के बीच के रिश्ते का उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार उसने निदेशक को फ़ोन करके और उन्हें पिटाई से बचाने में अपनी पूरी कोशिश की थी। गू गू, आरव शर्मा का पेट गुड़गुड़ाया। उसे अचानक बहुत भूख लगी।
आरव शर्मा ने कपड़े और जूते पहने, छात्रावासों के दरवाजे खोले और चला गया। रास्ते में उसने गति बढ़ाई और भूख को बर्दाश्त किया। आखिरकार आरव शर्मा कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही आरव शर्मा कैफेटेरिया में प्रवेश करने वाला था, उसे नेहा मेहता का फोन आया। खूबसूरत ग्रहकीपर, तुम्हें मुझे कब फोन करने का समय मिला? आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। कार खरीदना। कैसी कार? फोन पर नेहा मेहता ने आरव शर्मा को बताया कि वह उसे एक कार खरीदेगी और देखेगी कि उसे किस तरह का ब्रांड पसंद है। आरव शर्मा फोन पकड़े हुए कैफेटेरिया में घुसा और कहा, लिंकन? नहीं, ये बहुत लंबी है। लैम्बोर्गिनी? नहीं, ये बहुत शौक है। फरारी? उससे भी ज्यादा, ये बहुत दिखावटी है। यह क्या बकवास है? ये कौन है? क्या अमीर लोग भी इतने मनमौजी होते हैं? लिंकन, लैम्बोर्गिनी, फरारी, वे बड़ी कारें हैं। उसने बिल्कुल नहीं खाया और 360 पर अपनी आंखों से तलाशी ली। पोर्श भी नहीं चलेगी, ये बहुत दिखावटी है। नेहा मेहता, गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारी शुभकामनाओं की सराहना करता हूँ। कार खरीदने की बात है तो मैं बाद में सोचूंगा। आरव शर्मा फोन पर था। उसने अपने आसपास के लोगों की आंखों पर ध्यान नहीं दिया, जो विशेष रूप से अलग थीं। यह क्या बकवास है? वह इतना गरीब क्यों है? ये देखकर कि वह कौन था, वह थोड़ी निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसका बाहरी वस्त्र बुरी तरह फट गया था और उसकी पैंट धोने से पहले ही सफ़ेद हो गई थी। आरव शर्मा और नेहा मेहता की बातचीत ने सफलतापूर्वक हंगामा खड़ा कर दिया। सभी ने आवाज़ के स्रोत की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बातचीत की सामग्री को और भी ज्यादा अपमानजनक होते सुनकर वे उसकी खिल्ली उड़ाए बिना नहीं रह सके। क्या ये हमारे स्कूल का मशहूर उठाओ नहीं है? क्या ये बहुत गरीब नहीं है? यहाँ शांत दिखने का नाटक करना बहुत हास्यास्पद नहीं है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युग के गरीब लोग शांत दिखने का नाटक करना पसंद करते हैं। अरे, तुम सब आओ और देखो कि उसने सिर से पांव तक कैसे कपड़े पहने हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि यह लड़का 10 रुपये से ज्यादा का चावल नहीं खा पाएगा। आरव शर्मा ने नेहा मेहता से कुछ सरल बातें कहीं और फिर फोन काट दिया। वह अपना खाना लेने खिड़की पर गया और ऑर्डर देने ही वाला था कि उसने थोड़ी दूर बैठे कुछ लोगों की बातचीत सुनी। मैं 10 रुपये का खाना नहीं खरीद सकता। मैं न केवल 10 रुपये का चावल खा सकता हूँ, बल्कि मैं 1 लाख रुपये से ज्यादा का चावल भी खा सकता हूँ। यह उसका बहुत बड़ा अपमान था। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी ब्लैक कार्ड वाला अमीर आदमी था। मास्टर, मुझे सुपर बड़ी प्लेट बीफ राइस और जायंट टायरेंट मीट ग्रिल्ड मीट का एक परोस दीजिए। आरव शर्मा ने चिल्लाया। ठीक है। खाना लगभग तैयार था। आयरन प्लेट बीफ 45, एवरलास्टिंग 55, कुल 100 रुपये। आरव शर्मा ने अपने फ़ोन का अली पे चालू किया और स्कैनिंग कोड से भुगतान किया। मास्टर, पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसके बाद आरव शर्मा 2 परोस खाना लेकर आया और जानबूझकर लोगों के उस समूह के सामने बैठ गया। लोगों का वह समूह सदमे में आरव शर्मा को देखता रहा और काफ़ी देर बाद ही प्रतिक्रिया दी। इतने सारे मांस के साथ क्या तुम सब खत्म कर सकते हो? आरव शर्मा ने लोगों के उस समूह के विचारों को भांप लिया और मन ही मन व्यंग्य किया। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं अपना खाना खत्म नहीं कर सकता? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। अगर तुम इसे खत्म नहीं कर सकते तो कुत्तों को खिला दो। रोहित अय्यर, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह 10 रुपये से ज़्यादा का खाना नहीं खरीद सकता? उन्होंने एक ही बार में 100 रुपये का खाना खरीदा। एक छात्र ने मजाक उड़ाया। रोहित अय्यर की अभिव्यक्ति बदल गई। अपने ही शब्दों के सामने वास्तविकता से थप्पड़ खाना शर्मनाक और अतुलनीय रूप से अजीब लग रहा था। अप्रत्याशित। कौन जानता है, वह बिना भोजन के भी भोजन खरीद सकता है। रोहित अय्यर हंसा और कहा। खाने के बाद इसका कोई अंत नहीं था। आरव शर्मा बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। वह कैफेटेरिया की हर खिड़की पर गया और सभी को अपना खाना वहां भेजने का आदेश दिया। कुछ देर बाद आरव शर्मा की मेज हर तरह के खाने से भर गई। जब रोहित अय्यर ने यह दृश्य देखा तो वह हक्का बक्का और अवाक रह गया। उसकी अभिव्यक्ति बद से बदतर होती गई। जाहिर है, आरव शर्मा ने उनकी बातचीत सुनी और उनके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए कार्रवाई की। आरव शर्मा ने अपना सिर उठाया, रोहित अय्यर की ओर देखा और हंसा। क्या तुम साथ खाना चाहते हो? अपने घोड़े को खाओ। रोहित अय्यर ने गुस्से में गाली दी। छात्र, तुम जरूर गलत समझे हो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारे बगल के हैंडसम लड़कों को बुलाया। आरव शर्मा ने हैरान होने का नाटक किया। पुची। रोहित अय्यर के बगल के लोग हंसे और कहा, आरव शर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दिलचस्प हो। आरव शर्मा को घूरते हुए रोहित अय्यर की अभिव्यक्ति और भी खराब हो गई। अयो, यह असहनीय था और वह गुस्सा होना चाहता था। छी छी, युवा लोग अपना आपा नहीं खो पाए। ये सिर्फ एक छोटा सा मुंह पर थप्पड़ था, फिर भी वह पहले से ही इतना गुस्सा था। अच्छा, शो तो अभी बाकी है, फिर भी तुम गुस्से से मरे जा रहे हो। आरव शर्मा ने रोहित अय्यर की ओर देखा और कहा, मैंने गलती से बहुत ज्यादा खाना खरीद लिया, चलो साथ खाते हैं, यह मुफ्त है।
आरव शर्मा की मेज पर भरा हुआ खाना देखकर उनमें से कुछ आजमाने के लिए उत्सुक थे और सीधे आरव शर्मा के सामने बैठ गए। जरूर, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो हम औपचारिकता नहीं बरतेंगे। चलो दोस्त बनते हैं। मेरा नाम विराट नायर है, उसका नाम करण जौहर है, उसका नाम। हम कुछ सहपाठी थे और एक छात्रावास का कमरा भी था। मुझे अभी जो मैंने कहा उसके लिए माफ करना, लेकिन हम गलत थे। विराट नायर, जो सबसे अच्छा व्यवहार करना जानता था, ने कहा। जरूर, मुझे सबसे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद है। तो मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दो। आरव शर्मा, XXX विभाग से। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित अय्यर ने अपने सहपाठी को आरव शर्मा के साथ बात करते और हंसते हुए देखा और तुरंत उसके दिल में ईर्ष्या महसूस हुई। उसने ठंडी आवाज में छींका, फिर मुड़ा और चला गया। अध्याय 19, बार बचाव। ताज बार का प्रवेश द्वार लड़कियों से भरा हुआ था जो ग्राहकों को खींच रही थीं। आरव शर्मा ने कपड़ों का एक नया सेट खरीदा और स्कूल वापस जाने की तैयारी की। जब वह इस बार के पास से गुजरा तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। छोटे भाई, क्या तुम अंदर आकर कुछ पीना चाहोगे? महिला ने कोमलता से कहा। यह क्या बकवास है? आरव शर्मा ने ऊपर देखा और तुरंत एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। यह एक कमीनी औरत है। उसका दृश्य इतना भयानक था कि उसने लगभग उसे पैंट में पेशाब करने की हद तक डरा दिया। अगर किसी ग्राहक को इस बार में प्रवेश करने में दिलचस्पी होती तो वह बस सवारी के लिए चला जाता। आरव शर्मा ने गुप्त रूप से शाप दिया। क्या क्या? जब महिला ने आरव शर्मा को ऊपर देखते हुए देखा तो उसने शर्माते हुए अपना शरीर मरोड़ना शुरू कर दिया और उसे चुंबन करते हुए आरव शर्मा को एक कामुक आंख मारी। ऐसा भयानक दृश्य, यह उस दृश्य के समान था जहां तांग बोहू ने शरद ऋतु की धूप में फूल की तरह अपना सिर घुमाया था। आरव शर्मा इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। छोटे भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अंदर आओ और कुछ पियो। अंदर इतनी सारी खूबसूरत बड़ी बहनें तुम्हारा साथ दे रही हैं। महिला ने देखा कि आरव शर्मा अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए था, उसका असाधारण स्वभाव और सुंदर चेहरा था। उसने अपनी आंखें घुमाईं, कुछ कदम आगे बढ़ी और चतुराई से आरव शर्मा का हाथ पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। मैं नहीं जा रहा हूँ, धन्यवाद। बदसूरत, खूबसूरत बड़ी बहन। आरव शर्मा को बार में शराब पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे अपने सामने इस तरह की सुंदर छोटी बहन में और भी कम दिलचस्पी थी। अंदर आओ, प्यारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ पिएगी। महिला आज आरव शर्मा के प्यार में पड़ गई थी, इसलिए उसे आरव शर्मा को बार में खींचकर एक दौर की ड्रिंक करनी ही थी, इसलिए उसने दूसरी बहनों को देखा। दूसरी बहनों ने चतुराई से आगे बढ़कर आरव शर्मा को भी घेर लिया। छोटे भाई, अंदर आओ। बार में देखने के लिए बहुत सारी मज़ेदार चीजें हैं। छोटे भाई, जब तक तुम अंदर आओगे, खूबसूरत बहन तुम्हें फायदे देगी। एक महिला आरव शर्मा के पास आई। चाहे जानबूझकर या अनजाने में उसने अपने बड़े स्तनों को हिलाया और गलती से उन्हें आरव शर्मा के शरीर से रगड़ दिया। जिस आदमी ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, वह हमलों की इस लहर का शिकार कैसे नहीं होता। आरव शर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसने लड़की को धक्का दिया और धकेला। हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन स्तनों को नीचे देखा और अपनी आंखें सिकुड़ी। अयो बहनों, इस छोटे भाई की आंखें लाल और सीधी हैं। हा, मुझे डर है कि वह छोटा कुंवारा नहीं है। छोटे भाई, आज रात मैं तुम्हें अपनी औरत का स्वाद चखाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय बीतेगा। उद्धरण चिन्ह। जब लड़कियों ने ये देखा तो उन्होंने बारी बारी से आरव शर्मा का मजाक उड़ाया। इस समय आरव शर्मा को अचानक एक भयानक तथ्य याद आया। 20 से ज्यादा वर्षों के बाद उसने पहले कभी मांस और मांस का स्वाद नहीं चखा था। उसे अचानक अपने दिल में दुख की लहर महसूस हुई। उफ! आरव शर्मा ने उत्साह के साथ ऊपर देखा, फिर लड़की का चेहरा देखा। यह इतना बदसूरत था कि उसका पेट मत गया और उसने उल्टी कर दी। भयानक, ये बहुत डरावना था। इतनी बेस्वाद सूरत वाला व्यक्ति, भले ही उसके स्तन मक्खन बन जाएं, मैं, आरव शर्मा, उतना नहीं खा पाऊंगा। आरव शर्मा को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। अगर वह अब नहीं गया तो वह इन डायनासोर महिलाओं के हाथों मर सकता था। छोटे भाई, ताज बार में आपका स्वागत है। जब आरव शर्मा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी तो उसे कुछ महिलाओं ने बार में खींच लिया। आरव शर्मा आज़ाद होने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, ये बेकार था। उसकी बाहें महिलाओं द्वारा कसकर जकड़ी हुई थीं, जिससे उसके लिए हिलना असंभव हो गया था। आरव शर्मा मदद नहीं कर सका, लेकिन मन ही मन शाप दिया, यह क्या बकवास है। क्या यह एक कमीनी औरत थी? उसकी ताकत एक आदमी से ज्यादा थी। छोटे भाई, अच्छे बनो। बड़ी बहन तुम्हारे लिए कुछ अच्छी शराब की बोतलें पीने के लिए लाएगी। महिला ने कहा, पहले मेरी मदद करो इसे देखने में, मुझे भागने मत देना। आरव शर्मा ने अपने दोनों तरफ बैठी महिलाओं को देखा। हालांकि उनकी छातियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन उनकी बाहें भी बहुत बड़ी थीं। कोई और रास्ता नहीं था। आज वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता था।
आरव शर्मा ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या बात है, क्या तुम्हें शराब डालना आता है या नहीं, कमीनी? मेरे कपड़े मशहूर ब्रांड के हैं, अगर यह फट गया तो क्या तुम इसे ले पाओगी? मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैं अभी इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी, सोनम बाजवा ने बेचैनी से कहा। आदमी की आंखें चमक उठीं। यह क्या बकवास है, क्या कमाल की सुंदरी है। उसके पास चेहरा, शरीर और चेहरा होना ही था। सोनम बाजवा की बड़ी आंखें, पतली कमर, लंबी टांगें थीं और उसने एक नौकरानी की पोशाक भी पहनी हुई थी। इसने उसके सुडौल शरीर को स्पष्ट रूप से उजागर किया। वह बिल्कुल दूसरी श्रेणी की एक छोटी बहन की तरह थी जिसने 3 बार सार रूपांतरण किया था। साफ करो, साफ करो, क्या मुझे तुम्हें बाधित करना चाहिए या मुझे तुम्हें बाधित करना चाहिए? आदमी के दिल में कामुकता भरी हुई थी जब उसने बुरी तरह से बात की। सोनम बाजवा शर्मा गई। सर, कृपया बोलते समय ज्यादा सम्मानजनक बने। यो, शर्मिला, उसके चेहरे, मुंह और आकृति को देखो। वह आदमी के करने के लिए पैदा हुआ था। जैसे ही आदमी ने बात की, उसने सोनम बाजवा के नितंब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सोनम बाजवा ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने आदमी को थप्पड़ मार दिया। अपनी माँ की भाड़ में जाओ, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम बेचने निकले और कुछ सतीत्व स्मारक मेहराब भी बना लिए। देखो मैं तुम्हें आज कैसे छोड़ता हूँ, आदमी ने गुस्से में कहा। थप्पड़, सोनम बाजवा को आदमी ने थप्पड़ मारा। आदमी को राहत महसूस नहीं हुई। पहले कभी किसी महिला ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। उसे सबक सिखाना ही था। आदमी ने तुरंत सोनम बाजवा के कपड़े फाड़ दिए और सोनम बाजवा ने विरोध किया, अपनी जान बचाने के लिए चीखती रही। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मदद, मुझे बचाओ। बार मछलियों और ड्रैगन से भरा हुआ था और इस तरह की चीजें अक्सर होती थीं। लोग मदद मांगते थे लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरों के मामलों में दखल देने से उसे परेशानी हुई थी। इसके अलावा वह आदमी बार क्षेत्र का एक बड़ा बॉस था। कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर उसे किसी चीज को दोषी ठहराना ही था तो वह केवल उस लड़की को दोषी ठहरा सकता था। सभी लोगों को उकसाने के लिए उसे बड़े भाई आदित्य को नाराज करना पड़ा। जब आरव शर्मा ने मदद के लिए चीख सुनी तो उसे लगा कि यह जानी पहचानी लग रही है। वह तुरंत खड़ा हो गया और देखा कि शुद्ध स्कूल की सुंदरी सोनम बाजवा को एक अशिष्ट आदमी धमका रहा है। मदद, सोनम बाजवा की मदद की पुकार तेज और तेज होती गई। चिल्लाओ, बस चिल्लाओ, तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। आज न केवल मैं इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा, बल्कि मुझे तुमसे भी निपटना होगा, महान अत्याचारी ने व्यंग्य से कहा। हालांकि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस घिनौने आदमी का ध्यान रखो और अपने कपड़े फाड़ दो। सोनम बाजवा ने निराशा में उसे घूर कर देखा। भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। आरव शर्मा ने बोतल फेंक दी। बड़े आदित्य का सिर तुरंत फट गया। दर्द से चिल्लाते हुए खून तेजी से बहने लगा। ये छोटा कमीना कहाँ से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आरव शर्मा ने अपना जैकेट उतारा और सोनम बाजवा के शरीर को ढकते हुए कहा, सोनम बाजवा, अब सब ठीक है। सोनम बाजवा ने अविश्वास से उस आदमी को देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। वह थोड़ा हैंडसम था और उसे धन्यवाद देने के लिए तैयार थी। अचानक उसने देखा कि बड़ा आदित्य शराब की बोतल पकड़े हुए है और आरव शर्मा पर चुपके से हमला करने वाला है। इसलिए उसने चिल्लाया, आरव शर्मा के पीछे सावधान रहना। क्या तुम सस्ता शॉट खेल रहे हो? आरव शर्मा ने व्यंग्य से कहा और कहा, मैं तुम्हें चुपके से हमला करने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम छोटे बौने। आरव शर्मा ने उसे दूर तक लात मारी। ये कमीना खत्म हो गया। उसने सच में बड़े भाई आदित्य को छोटा बौना कहा। वह बड़े आदित्य को गे क्यों बुलाता है? वह इस तरह कैसे चिल्ला सकता है? बड़े भाई आदित्य दूसरों को उसे ऐसा कहने से मना करते हैं। पिछली बार जिसने भी उसे ऐसा कहा उसे या तो अधमरा कर दिया गया या उसकी जीभ काट दी गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बार में कुछ लोगों ने अविश्वास से आरव शर्मा को देखा और आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा आदमी कहने की? कमीनी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बड़ा भाई आदित्य गुस्से में जमीन से उठ खड़ा हुआ। आरव शर्मा ने तिरस्कार से बड़े आदित्य को देखा और कहा, मैं तुम्हें छोटा बौना क्यों नहीं कहता? मेरे पास तो टांगे भी नहीं हैं। तुम्हें बड़ा भाई बड़ा बस्ट छोटा बौना क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सच में छोटा था। इतना नीचा कि तुम लोगों की भीड़ में खड़े होकर भी एक नज़र में अनदेखा कर सकते थे। यह एक औसत महिला से भी लंबा था। आरव शर्मा ने अपनी आंखों से अनुमान लगाया और पाया कि यह शायद केवल 1.52 मीटर या उससे थोड़ा ज्यादा था। आरव शर्मा 1.83 मीटर लंबा था। कमीने, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बड़ा आदित्य शराब की बोतल उठाकर आगे बढ़ा। आरव शर्मा ने हल्के से बड़े आदित्य के सिर पर दबाया और मौके पर खड़ा रहा, हिलने में असमर्थ।
उसने बड़े आदित्य को अपने हाथ पांव हिलाने दिए, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तुम छोटे बौने, मत मानो। आरव शर्मा हंसा। बड़े भाई आदित्य बस उस तरह का हॉबिट, और वह बस एक बदसूरत छोटा साथी था जो बीम से कूद गया था। आरव शर्मा मुड़ा और अपने पीछे खड़ी सोनम बाजवा को देखा। उसने कोमलता से कहा, सोनम बाजवा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अभी, धन्यवाद, सोनम बाजवा ने कहा। कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझे जाने दो, बड़ा भाई आदित्य चिल्लाया। बड़ा आदित्य आरव शर्मा को उकसाकर उसे छोड़ने के लिए कहना चाहता था। जैसे ही वह आरव शर्मा को छोड़ता, वह तुरंत बाहर जाता और आरव शर्मा को मारने के लिए सुदृढ़ीकरण बुलाता। तुम्हें जाने दूं, तुम्हारे सपनों की सुंदरी, जल्दी करो, मुझसे माफी मांगो, आरव शर्मा ने व्यंग्य से कहा। चकित होने के अलावा बार में लोगों का समूह भी सदमे में था। इस कमीने ने किसी को नाराज कर दिया था, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था। अध्याय 20, कार खरीदो और फंस जाओ। तुम कितने मामूली हो, बड़े भाई आदित्य ने कहा। आरव शर्मा ने बड़े भाई आदित्य को ठंडे स्वर में देखा और कहा, तुम माफी नहीं मांगने वाले? तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। जब आरव शर्मा मुक्का मारने वाला था तो बड़े भाई आदित्य ने हार मान ली। मुझे माफ करना, बड़े भाई आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। यह बहुत शांत है, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, जोर से, आरव शर्मा ने कहा। बड़े भाई आदित्य ने आरव शर्मा को घृणित नजरों से देखा और जोर से कहा, माफ करना। तुमने मुझसे माफी क्यों मांगी? उसे बताओ, आरव शर्मा ने व्यंग्य से कहा। तुम ज्यादा दूर मत जाओ, बड़े भाई आदित्य ने गुस्से में कहा। आरव शर्मा ने अपनी मुट्ठी हिलाई और ठंडे स्वर में कहा, बोलो। यंग लेडी, मुझे माफ करना, बड़े भाई आदित्य ने डर से अपनी गर्दन सिकुड़ी और अपना गुस्सा पीते हुए कहा। कैसा है, सोनम बाजवा, क्या तुमने अभी तक अपना गुस्सा निकाला? आरव शर्मा मुड़ा और पूछा। उसने सोनम बाजवा को मुस्कुराते हुए देखा। उस पल उसका दिल धड़क उठा। उसने, आरव शर्मा ने आखिरकार 20 साल बाद इसका अनुभव किया था। आरव शर्मा ने अपनी पकड़ ढीली की और बड़े बॉस को जमीन पर फेंक दिया। वह सोनम बाजवा को खाली नजरों से देखता रहा। बड़े भाई आदित्य ने भागने का मौका पा लिया। धन्यवाद, सोनम बाजवा चलकर आए और धीरे से कहा। कुछ नहीं, ये तो मुझे करना ही चाहिए। सोनम बाजवा की सुखद आवाज सुनने के बाद ही आरव शर्मा होश में आया। उसके सामने खड़े इस आदमी को वह जानती थी। उसे उसका नाम कैसे पता था? सोनम बाजवा थोड़ी उत्सुक थी। ओह हाँ, मैं भी शिवाजी यूनिवर्सिटी से हूँ, XXX विभाग में। नमस्ते, मेरा नाम आरव शर्मा है। आरव शर्मा ने सीधे सोनम बाजवा को घूरते हुए अपना विनम्र हाथ बढ़ाया। आरव शर्मा के इस व्यवहार को देखकर सोनम बाजवा हंसी। तुम बहुत मज़ेदार हो, मेरा नाम सोनम बाजवा है, संगीत अकादमी से। नमस्ते, सोनम बाजवा ने भी विनम्र हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया और आरव शर्मा ने फिर से अपने दिल की धड़कन महसूस की। यह क्या हो रहा था? क्या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ? मेरा दिल हमेशा इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मत कूदो, मत कूदो, अगर मैं फिर से कूदा तो मैं मर जाऊंगा। वह कमीना है, इसे गिरफ्तार करो, आज मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा, बड़े भाई आदित्य ने चिल्लाया। जल्दी करो, भागो। आरव शर्मा ने तुरंत ताजबार के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ लगाई जब उसने बड़े भाई आदित्य को लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अंदर आते देखा। वह सोनम बाजवा को अपने साथ खींच रहा था। जल्दी करो और उनका पीछा करो, उन्हें भागने मत दो, बड़े भाई अत्याचारी ने आदेश दिया। आरव शर्मा ने सोनम बाजवा को खींचा। वे तेज और फुर्तीले थे, सफलतापूर्वक पीछे के दरवाजे तक बचते हुए पहुंचे। जल्दी करो, बाहर निकलो, एक बार जब हम बाहर निकल जाएंगे तो वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। आरव शर्मा ने दरवाजा खोला और पीछे दो लंबे आदमियों को खड़े पाया। वह काले रंग के सूट में कपड़े पहने हुए था और काफी सभ्य दिख रहा था। आरव शर्मा ने सोचा कि वे खत्म हो गए थे। उसने अपना माथा पीटा और कहा, उसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मास्टर यंग मास्टर आरव, हम आपको वापस लाने के लिए यहाँ हैं, काले रंग के आदमी ने कहा। तुम हो? आरव शर्मा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और थोड़ा भ्रमित था कि उन्हें उसकी मदद के लिए किसने भेजा था। सोनम बाजवा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा जब वह अपने सामने चल रही बातचीत को सुन रही थी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। काले रंग के आदमी ने कहा, हमें बटलर अनिल मेहता ने मास्टर ईशान को वापस स्कूल लाने के लिए भेजा था। वह है, मैं बिल्कुल सही समय पर आए। क्या आप जाने से पहले पीछे के लोगों को सबक सिखाने में मेरी मदद कर सकते हैं? आरव शर्मा ने कहा, नहीं, ये जगह बहुत खतरनाक है, हम युवा मास्टर को चोट नहीं लगने दे सकते, हमें पहले आपको वापस भेजना होगा। काले रंग के आदमी ने अचानक उत्साहित होकर कहा, युवा मास्टर, चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आरव शर्मा ने आंखें घुमाईं। काले रंग के आदमी को गंभीर देखकर उसने कहा, ठीक है, तो पहले हमें वापस स्कूल भेज दो, जल्द ही।
आरव शर्मा और सोनम बाजवा को काले रंग के आदमी ने एक काली लिमोजीन में बैठाकर ले जाया गया। जब वह कार में बैठी और बाहर निकली तो वह अभी भी अवाक थी। वह पहले से ही स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी और आरव शर्मा उसे महिला छात्रावास भेज रहा था। सोनम बाजवा, आज रात किसी और बात के बारे में मत सोचना, वह बीत चुका है, चलो वापस चलते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। सोनम बाजवा को तंद्रा में देखकर आरव शर्मा ने सोचा कि वह डर गई है और धीरे से कहा। सोनम बाजवा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। आरव शर्मा थोड़ा निराश था। सोनम बाजवा ने उसे अलविदा क्यों नहीं कहा। उसने सोनम बाजवा की आकृति को दूर क्षितिज में गायब होते हुए देखा और फिर अनिच्छा से मुड़कर चला गया। सोनम बाजवा सीढ़ियों पर रुकी और नीचे देखा। वह कौन था? क्या वह XXX का आरव शर्मा नहीं था? स्कूल का मशहूर गरीब, कोई उसे यंग मास्टर क्यों कहेगा? सोनम बाजवा को अपने पूरे जीवन में इतने सम्मानजनक रवैये और शानदार कार के लिए ऐसा व्यवहार कभी नहीं मिला था। अचानक सोनम बाजवा को एक अजीब एहसास हुआ और वह उसे लेकर छात्रावास वापस चली गई। सोनम बाजवा को विदा करने के बाद आरव शर्मा अपने छात्रावास वापस नहीं गया। इसके बजाय वह स्कूल के बगल के होटल में गया और रात भर सोने के लिए एक कमरा लिया। अगली सुबह उसने नेहा मेहता को धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन काटने के बाद आरव शर्मा ने सच में सुंदर बटलर के प्रति प्रशंसा महसूस की। वह वास्तव में किसी भी समय उसके ठिकाने का पता लगा सकता था और सबसे खतरनाक स्थिति में भी खुद को बचा सकता था। हालांकि आरव शर्मा न केवल उत्सुक था, नेहा मेहता ने उसकी पिछली दुर्दशा के कारण उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए आरव शर्मा कार स्टोर पर आया और उसी दिन एक कार वापस लाने की योजना बनाई। आरव शर्मा कुछ देर कार स्टोर में घूमता रहा और उसे किसी ने नमस्ते नहीं किया। कुछ देर बाद उसे एक सेल्स मैनेजर ने गर्मजोशी से खींचा। नमस्ते सर, मेरा नाम कपिल शेट्टी है, मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर हूँ। कपिल शेट्टी ने उत्साह से कहा, सर अब और कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं, बस मेरे साथ आइए। अय्या, काम पर एक खूबसूरत दिन था और मैं सोच रहा था कि नई लेकिन त्रुटिपूर्ण चेरी का क्या किया जाए जब मुझे दुर्भाग्यशाली वाली मिल गई। हाँ, ये बिल्कुल समय पर था। इस बच्चे को देखो, अगर यह ईमानदार आदमी है तो इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर इसे अपनी कार के बारे में नहीं पता है तो इस अवसर का लाभ उठाकर कीमत बढ़ाना बेहतर होगा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे रुपए कमा सकता हूँ। कपिल शेट्टी हंसा। कपिल शेट्टी नामक इस आदमी के चेहरे पर एक षड्यंत्रकारी मुस्कान थी। आरव शर्मा को वह पसंद नहीं आया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए व्यक्ति को भगाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सका। बेबस आरव शर्मा केवल कपिल शेट्टी का अनुसरण कर सका। मूल रूप से आरव शर्मा एक कम महत्वपूर्ण लेकिन शानदार BYD या VW या पोर्श खरीदना चाहता था। अंत में कपिल शेट्टी उसे सामान्य कार पार्किंग में ले गया। आरव शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और थोड़ा नाराज हुआ। ये किस तरह की कारें हैं? मैं एक कम महत्वपूर्ण कार खरीदना चाहता हूं जो अपनी विलासिता बिल्कुल न खोए। भले ही उसने एक सामान्य कार खरीदने और कम प्रोफाइल रखने का मन बना लिया था, हालांकि उसने कभी नहीं कहा था कि वह इतनी साधारण कार खरीदेगा। चाहे कुछ भी हो, उसे कम से कम अपनी स्थिति को नीचा दिखाना चाहिए। एक कार, वरना वह अपनी जेब में पड़े काले कार्ड को नीचा दिखा देता। छोटे भाई, तुम नहीं समझते, ये कारें अभी अभी सार्वजनिक हुई हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि यह पहली नज़र में ही खुली थी, लेकिन ये देखने में एक जैसी ही लग रही थी। माहौल भी उच्च वर्ग का था और पहली नज़र में ये और भी अलग लग रही थी। यह आपके स्वभाव के अनुकूल है सर, कपिल शेट्टी जी ने कहा। क्या ये कारें उतनी ही अच्छी हैं जितना तुम कहते हो? मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आरव शर्मा थोड़ा चिंतित था। छोटे भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे ग्राहक हो और ग्राहक भगवान है। हमारी कंपनी ग्राहकों को सबसे ईमानदार सेवा देती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं एक कार कंपनी का मैनेजर हूँ। मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकता हूँ? कपिल शेट्टी ने भौहें सिकुड़ी और थोड़ा गुस्सा हुआ। ये चेरी देखो, अभी अभी रिलीज हुए नए मॉडल को देश और विदेश के अमीर लोग पागलपन की हद तक खरीद रहे थे। मैंने देखा कि तुम्हारा असाधारण स्वभाव है और मुझे लगा कि तुम इस कार के साथ बहुत ज़्यादा मेल खाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इसकी सिफारिश की। उनमें से कुछ ही बची थी, वरना दोपहर तक तो वे बिक जाती। जब समय आएगा तो तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हारे रोने के लिए भी बहुत देर हो जाएगी। मैनेजर को बोलना आता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किनारे पर हो। जब से उसके पास ब्लैक कार्ड और रुपए आए थे, आरव शर्मा को लगता था कि वह जहां भी जाता है उसका दबदबा रहता है। आरव शर्मा ने चेरी की ओर इशारा किया और पूछा, ये कार कितने की है? महंगा नहीं, 2 लाख। आरव शर्मा ने अचानक कपिल शेट्टी को सावधानी से देखा और कहा, ये कार, क्या तुम्हें यकीन है कि ये 200,000 रुपए की है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह उस कीमत के लायक नहीं है?
कपिल शेट्टी हैरान था, उसने आंखें घुमाईं और धीरे धीरे शांत हो गया। उसने चेरी की चाबी निकाली और आरव शर्मा को सौंप दी। छोटे भाई, ये 2 लाख की लायक नहीं है। तुम्हें पहले इसे चलाकर अनुभव करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आजमा सकता हूँ। तुम बस इसे वापस कर सकते हो। आरव शर्मा ने कपिल शेट्टी से कार की चाबियां लेने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाया। सच कहूं तो अपने दिल की गहराई से आरव शर्मा को यह चेरी कार सच में पसंद नहीं थी। पूरी सड़क इस तरह की साधारण कारों से भरी हुई थी जो उसके ब्लैक कार्ड पहचान से मेल नहीं खाती थी। अपने शर्मा फैमिली के युवा मास्टर के रूप में उसकी पहचान तो दूर की बात है। हालांकि आरव शर्मा के पास चेरी के सेल्स मैनेजर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार चेरी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए जब वह उसमें होगा तो ये कूल लगनी चाहिए। कार में बैठने के बाद आरव शर्मा ने इंजन चालू किया। आरव शर्मा के जाने के बाद कपिल शेट्टी ने एक भयानक मुस्कान दिखाई। कमीने, बस रुपए का इंतजार करो। आरव शर्मा ने कई बार गाड़ी नहीं चलाई थी, इसलिए उसे अच्छी कार ढूंढने के लिए कार का परीक्षण करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। उसे बस इतना लगा कि यह कार उस कार से अलग नहीं है जिसे उसने ड्राइविंग स्कूल में चलाई थी। जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो हरी बत्ती अचानक लाल हो गई। आरव शर्मा ने ब्रेक लगाया और उसे जल्द ही पता चला कि ब्रेक पहले जितना संवेदनशील नहीं था। मां की चूत, यह क्या हो रहा है? एक खड़खड़ाहट के साथ आरव शर्मा की चेरी एक BMW से टकरा गई, जिससे BMW की टेल लाइटें टूट गईं। यह क्या बकवास है? मेरी कार को किसने मारा? 2 आदमी कार से बाहर निकले। आदमी ने तुरंत गाली दी, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना आता है तो कमीने तुलना करो। अभी कार से बाहर निकलो। भाड़ में जाओ। छोटी कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी चेरी को मरने के लिए? बाहर निकालने की? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या चलाता हूँ? BMW 5 सीरीज, मैं तुम्हारी घटिया कारों में से काफ़ी खरीद सकता हूँ। आदमी ने कसम खाए और आरव शर्मा की ओर इशारा किया। आरव शर्मा डर के मारे कांप उठा। ये कार इतनी अविश्वसनीय क्यों है? ब्रेक भी काम नहीं कर रहे हैं। शुक्र है मैंने इसे अभी तक खरीदा नहीं है। आरव शर्मा ने कार से उतरने के तुरंत बाद माफ़ी मांगी और लगातार कहता रहा, भाई मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना। यह क्या बकवास है? अगर तुम मुझसे टकराते हो तो जल्दी से मुझे रुपए से मुआवजा दो।